की जानकारी, साथ ही साथ प्रसार के कार्यक्रमों की जानकारी एवं उनके अनुप्रयोग, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न एक्सपर्ट हैं, जो विभिन्न वैज्ञानिक गण हैं, जो कि फ़ील्ड में किसानों के साथ, किसानों के लिए और किसानों के माध्यम से जो वह जो अनुसंधान की विभिन्न जो खोजें आती हैं, उनको जो है फ़ील्ड में किसानों के लिए जो वैलिडेशन करते हैं, उसको पुनः अनुसंधान करके किसानों को दिखाते हैं। उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और बलराम संदेश जो है टीम बलराम संदेश का संचालन में सभी प्रमुख लोग यही हैं, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार के कार्यकर्ता, हमारे प्रगतिशील किसान, देश भर से आए हुए हमारे प्रगतिशील किसान। बेसिकली मैं डॉक्टर डीके पयासी वैज्ञानिक हूँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि अनुसंधान केंद्र में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में और मेरा मुख्य काम जो है अलसी की विभिन्न प्रजातियों का विकास करना, साथ ही साथ जो है इस बात का भी प्रयास करना कि जो पूरे देश में मध्य प्रदेश के लिए जो भी हमारी प्रजातियां अनुशंसित हैं, उनका बीज उत्पादन करना और नित्य नवीन अनुसंधान अलसी के केस में, अलसी की फसल में, साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए गया बीज उत्पादन कार्यक्रम है, उसके प्रजनक बीज के निर्माण में का प्रभारी हूँ। तो इस संक्षेप में संस्था का परिचय के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी को कि आज के हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर एसके सिंह साहब, शिव कुमार सिंह साहब का ये जो है विस्तृत परिचय देंगे। डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे टीम बलराम के प्रमुख सहयोगी सदस्य हैं एवं जो है यह सहायक प्राध्यापक हैं उद्यानिकी विषय के जो है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन में से संचालित है। और मैं स्वागत करता हूँ जो है आदरणीय डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी का कि वो आज के हमारे प्रमुख वक्ता शिव कुमार साहब के विषय में जो है संक्षेप में अपना परिचय दें और जो है कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करें। शुभम जी। जी नमस्कार सर, सादर धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर साइंस में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में पदस्थ हूँ। ये रायसेन में विश्वविद्यालय है। फिलहाल आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसके मुख्य वक्ता हैं शिव कुमार जी। तो शिव कुमार जी का परिचय ऐसा है कि इन्होंने उद्यान विज्ञान में एमएससी की है 2003 में बुलंदशहर शहर में लखावटी कॉलेज से। और शिव कुमार जी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक गैर सरकारी संस्था में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव से शुरू की थी। उसके बाद गैर सरकारी संस्थाओं में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और ऐसी जैविक खेती से संबंधित बीज से बाजार तक उत्पाद को ले जाने में कई सारे मेडिसिनल प्लांट जैसे कि सेंट्रोनीला, लेमन ग्रास, इनको किसानों को नया विकल्प दिलवाने में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा पैदा करने में, इन सब में योगदान रहा है। फिर इनके बाद इन्होंने प्राइवेट सेक्टर जैसे कि मल्टीप्लेक्स, ग्रो ऑर्गेनिक, देसाई फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंटरनेशनल पेनियक्का लिमिटेड जैसी संस्थान में इन्होंने डिप्टी मैनेजर पद पे भी काम किया है। और उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, ऐसे कई राज्यों में इनने मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट में जाते हुए अपनी सेवाएं लगातार दी हैं। तो जहां पे भी जैविक पद्धति का बढ़ावा देना हो, जैविक खाद हो, कोई भी जैविक उत्प्रेरक का काम करना हो, वहां पे ऐसे विकल्पों को इन्होंने किसानों को अपने माध्यम से हमेशा प्रोत्साहित किया है। अभी पिछले करीब 4 सालों से ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूपी गवर्नमेंट में इन्होंने टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे मृदा सर्वेक्षण ऑफिस में मेरठ में ये पदस्थ हैं। और मेरठ के आसपास बुलंदशहर में हापुड़ और दिल्ली और आपके हरियाणा के काफी सारे किसानों से ये बहुत टच में है। इन्होंने वहां पे भी कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपनी सेवाएं लगातार ऐसे माध्यम में दी हैं जिसमें कि जैविक खेती को एक दिशा दी जा सके अपने क्षेत्र में।
तो बलराम संदेश प्लेटफॉर्म पे ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में आज ऐसे वक्ता हैं जो न सिर्फ एक जिले या एक मंडल तक अपने आप को सीमित रख सके हैं, ये कई राज्यों में इन्होंने अपनी जैविक सेवाएं दी हैं। और आज आपका जो विशेष लेक्चर है वो जैविक खेती में जैविक उर्वरकों के सारे प्रयोग और बाकी सारी जैविक विधियों से आप अवगत होंगे इनके कार्यकलापों से। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूं अपने बीच में श्री शिव कुमार जी को। सर। हेलो, आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर सर। जी सर। सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं बलराम संदेश का और डॉक्टर शुभम, डॉक्टर प्यासी जी, सौरभ जी, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे मौका दिया है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो विषय है वो बायो फर्टिलाइजर और जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम जैविक खेती में बात करें या सस्टेनेबल फार्मिंग में बात करें। तो ये आज का टॉपिक है, विषय है। बहुत अच्छा विषय है क्योंकि किसान जो है इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं और बहुत सारे इनपुट्स जो है वो जाने अनजाने में यूज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो किसान की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वो इसी को लेकर के कि वो कैसे अपनी पैदावार बढ़ाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों के बीच में ऑलरेडी पहले से होती आ रही हैं, उनको किसान अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो नो डाउट जब पौधा लगता है तो खुराक भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव की तरीके से काम करता है। लेकिन क्या खुराक देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए, आज आप सभी जानते हैं कि जितना भी आज फार्मिंग हो रही है, उस फार्मिंग में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है। और वो केमिकल्स की एक समय था जब डिमांड थी कि केमिकल्स आना चाहिए। आपने सब जानते हैं कि हरित क्रांति का उदय हुआ 60 के दशक में, और उसके बाद फिर उसमें ये तय हुआ कि हमें बाहर से टेक्नोलॉजी का लाना है, उसको विकसित करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत थी कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना है। और स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उन्होंने जो है हरित क्रांति का उदय किया इंडिया में, और चांद छाप यूरिया से लेकर के नए-नए किस्म के बीज और फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज़ें सब आईं। नो डाउट पैदावार भी बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे-धीरे ये हुआ कि ज़मीन का, मृदा का डिप्लेशन होना शुरू हो गया, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होना शुरू हो गया, उसमें प्रदूषण बढ़ने लगा, और आज वो स्थिति है कि हम जो भी खा पी रहे हैं सुबह से शाम तक, वो सब कहीं न कहीं पॉइज़न से युक्त है। तो ऐसी समस्या आई और आज फिर सरकार कह रही है कि आम जनता, वैज्ञानिक लोग सब कह रहे हैं कि ये केमिकल फार्मिंग से नुकसान हो रहा है, अब वापस पुरानी पद्धति पे चलें। तो ये मेरी स्लाइड अगली वाली जो है, पोषण को लेकर के खेती में क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो आज जो किसान अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, वो रासायनिक खाद को जो है सारी समस्याओं का हल मानता है। इसलिए उनका बेतहाशा इस्तेमाल होता है, और जाने-अनजाने में वो जो एक कॉपी करने वाला सिस्टम है, वो रहता है। अगर वो कंपैरिज़न करता है कि अगर पड़ोसी ने इतना खाद दिया है तो मुझे जो है उससे ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और यदि ऐसा नहीं किया तो मेरी पैदावार कम रह जाएगी या कम हो जाएगी। तो वो एक मन में उनके संशय बने रहता है। इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि पहले पशु बहुत हुआ करते थे, आज पशु बहुत कम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसान को जो स्वावलंबी होना चाहिए था, वो स्वावलंबी ना होकर के परावलंबी हो गया। आज किसान की जो परिभाषा है वो बहुत चेंज हो गई है। नो डाउट जितने भी लोग जुड़े हैं सब किसान ही हैं, लेकिन यहाँ माफ़ी चाहता हूँ कि कोई बुरा ना माने, क्योंकि पहले मैंने देखा, आप भी जानते हैं कि किसान पहले जब काम करता था तो मज़दूर के साथ मिल के काम करता था। आज वो मज़दूर को लगा के चला जाता है कि वो खेती की तरफ देखता भी नहीं है।
आम तौर पे हम देखते हैं कि किसी भी काम को करते हैं, जब हम चाहे खेती करें, दुकानदारी करें, दूसरा काम करें, तो हम पूरा ध्यान देते हैं। 8 से 10 घंटे की ड्यूटी भी निभाते हैं। लेकिन क्या खेती में वो समय हम दे पाते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। तो जो ये परावलंबन वाली जो व्यवस्था है, इसको बदलना होगा यदि हमें खेती करनी है तो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हरी खाद है, अ, ज़मीन को आराम देने वाली बात है, मल्चिंग की बात है, कंपोस्ट की स्थिति आप सब जानते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फसल चक्र हम नहीं अपना पा रहे हैं। जुताई बहुत ज़्यादा करते हैं, जुताई ज़्यादा होने से कार्बन ज़मीन से उड़ता है और कार्बन ज़मीन से उड़ने का मतलब हो गया कि ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, फिज़िको-केमिकल जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढाँचा है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पेस्टिसाइड्स को आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा मात्रा में किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खाद इसी श्रेणी में आते हैं। तो इन सब से हुआ क्या है? इन सब से हुआ ये है कि हमने अपनी ज़मीन को बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर लिया, जीवांश कार्बन में कमी आ गई। जो जीवांश कार्बन हमारा 1% से ऊपर होना चाहिए, वो जीवांश कार्बन घट कर के आधे से भी कम रह गया और पूरा ज़मीन का स्ट्रक्चर देखें तो 5% तक ही जीवांश कार्बन जा सकता है। पीएच की यदि हम बात करें, तो पीएच पूरा डिस्टर्ब है। पीएच 8 से लेकर के 8.5, 9, साढ़े 9 तक भी पहुँच चुका है कहीं-कहीं पर। पूरा असंतुलन है उसमें और मित्र जीवों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ज़मीन के अंदर केंचुआ जैसी जो आँखों से दिखाई देने वाला जीव है, वो भी नहीं है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, वो कहाँ से होंगे? और सीधी-सी बात है, मृदा की उर्वरता जो है, वो तो गिरी ही है और फर्टिलिटी और जो उपज है, वो भी कम होती चली जा रही है और पोषक तत्व का प्रबंधन जो है, वो ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। तो इन सब से पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या चीज़? कार्बनिक और जैव खाद की हम बात करते हैं, तो ये है क्या चीज़? देखिए, कार्बनिक और जैव खाद जो है, वो कार्बन के साथ बड़ी मात्रा में जो सूक्ष्म जीव हैं, जिनको जिनको रसोइया वाला जिनको हम रसोइया कह सकते हैं, वो उनका होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के प्रयोग से जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जो मतलब हमने जो है पूरा जो बायोमास है, उसी से रिलेटेड है सारा कुछ ये। तो मृदा को समृद्ध करने के साथ-साथ उसकी काम जो है वो संरचना और गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं और साथ में जो है पर्यावरण में संतुलन बना करके वो अधिक और गुणवत्तापूर्ण जो उपज है, उसको देने में मदद करता है। अगर जो खाद ये काम कर रहा है, समझो वो कार्बनिक और जैविक खाद है। ये बहुत सारे इनपुट्स हैं, अभी देखते हैं कि ये पूरी लिस्ट है। एक-एक करके इनमें बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे इनपुट्स हैं, जिनका हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़मीन में चूँकि केमिकल्स आज जो है ज़मीन की स्थिति वो हो गई है कि वो टर पे है। उसको हम जो चीज़ दे रहे हैं, उसके टेस्ट के हिसाब से नहीं दे रहे हैं। जो हमारे मन में आता है, वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। हमको देखना ये चाहिए कि फसल की माँग क्या है? फसल की डिमांड क्या है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हम देते हैं जो उसको ज़रूरत नहीं है। यही गलती करते हैं। तो क्या-क्या इनपुट हो सकते हैं? बात करते हैं पहला वर्मी कंपोस्ट। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? हेलो? हाँ जी, बेहतर है सर, आप हाँ सर, जारी क्लियर है रखें। सर, क्लियर सर। चलिए ठीक है। तो बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट ही जब हरित क्रांति के बाद जब जैविक खेती की बात होती थी, तो वर्मी कंपोस्ट को ही सबसे पहले लॉन्च किया गया था और इसमें जो बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट लोग, उसकी कार्यविधि के चक्कर में लोग बाग तैयार ठीक से उसको नहीं कर पाते हैं। वर्मी कंपोस्ट को बनाना बहुत ही आसान है। अगर इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास बाग हैं, कहीं भी छाँव वाली जगह है, तो वहाँ पे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। पॉलीथीन बिछाइए और पॉलीथीन बिछा करके 5 से 7 दिन, 10 दिन पुराना जो गोबर है उसको आप उस पे डालिए। चौड़ाई, लंबाई लंबाई आप जितनी जगह है उस हिसाब से रखिए। चौड़ाई और ऊँचाई का ध्यान रखिए। चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट होनी चाहिए और ऊँचाई जो है 1 से 1.5 फीट। ऐसे आप बेड बना लीजिए और बेड बनाने के बाद केंचुआ उसमें छोड़ दीजिए। यदि आप पक्का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो पक्का स्ट्रक्चर और भी अच्छा होता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसमें 2 फ़ायदे हो सकते हैं। हम वर्म से 2 तरह के खाद लेते हैं, ड्राई और लिक्विड। यदि आपने पक्का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पक्का स्ट्रक्चर ढालनुमा बनाइए आप। ऊपर से ले जाइए 1 फीट
एक साइड, और बाकी 6 इंच का ढाल दीजिए उसमें, साइड में एक नाली दे दीजिए। तो जो भी पानी आप उसमें डालेंगे वो केंचुए के रास्ते से होता हुआ कलेक्शन चैम्बर में नाली के द्वारा इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ पे गड्ढा बना दीजिए, गड्ढा नहीं है तो प्लास्टिक का कोई भी ड्रम रख दीजिए। वहाँ से जो है उसमें वर्मी वाष्प कलेक्ट होता रहेगा, और वर्मी वाष्प के साथ में कंपोस्ट भी आपका तैयार हो जाएगा। 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। बस ये 5 चीज़ें आप जो देख रहे हैं इनका ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर, मॉइस्चर मतलब तापमान, नमी, हवा का संचार ठीक होना चाहिए, छाँव होनी चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। अब ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप केंचुआ छोड़ने के बाद में आपने पानी जो है जाड़ों में कोशिश कीजिए कि इसे 5वें दिन और गर्मियों में तीसरे दिन जो 5 लीटर वाला फुव्वारा आता है, उससे आप पानी दीजिए। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने आप मेंटेन रहेंगी। मॉइस्चर भी अपना आप मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर अपना आप मेंटेन रहेगा, हवा का संचार भी रहेगा, क्योंकि 10 दिन तक आपने अगर बेड को नहीं देखा, तो समझो कि उसमें फिर एरेशन खत्म हो जाएगा। शेड के लिए आप टाट की बोरी डाल दीजिए, या कोई और दूसरा जो भी मल्चिंग वाला आपका बचता है, कोई भी फसल का अवशेष बचता है, वो भी डाल सकते हैं। और अंधेरा जब आप सेट कर देंगे तो अपना आप अंधेरा रहेगा। तो ऐसे करके 5 चीज़ें ये मेंटेन करिए। दूसरा, इसका विशेष ध्यान ये रखें कि इसमें जो भी हम चीज़ दे रहे हैं, एक तो गोबर हमारा ताज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा में मीथेन होता है। अब 5-7 दिन, 10 दिन पुराना आप गोबर उसमें इस्तेमाल करें। और कोई भी अगर फसल का अवशेष डाल रहे हैं, तो किचन का वेस्ट में लहसुन, प्याज़ जैसी दुर्गंध वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनको नहीं खाता है। आइसिन या फोर्टिडा ये केंचुआ है जो इसको अ, बढ़िया तरीके से खाद बनाता है। 40 से 45 दिन में ये पूरी तरीके से खाद बनना शुरू हो जाता है। 10वें दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ खाता हुआ चलता है। आप एक पंजे-नुमा एक टूल्स आता है, उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो केंचुआ नीचे चला जाएगा, ऊपर से आप खाद उतार लीजिए। तो ऐसे करके जब आप स्टोर करेंगे तो स्टोर करते समय भी ध्यान रखें कि उसकी ढेरी ज़्यादा ऊँची ना लगाएँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। नमी उसमें बनाते समय 60-70% रहनी चाहिए, और उसके लिए देखने के लिए जब भी आप बनते हुए खाद को देखते हैं, तो हाथ को जैसे ही भी दबाएँगे, तो जो उसकी स्पेस है उसमें पानी की बूँदें आ जानी चाहिए। तब समझो कि नमी बिल्कुल ठीक है। जब वो तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उसको 10 से 15 दिन, 20 दिन आप उसको रखिए। और चूँकि उसमें उसके केंचुए के कोकून्स भी चले जाते हैं, छोटे केंचुए भी चले जाते हैं, साइड में कच्चा गोबर डाल दीजिए, तो वहाँ से फिर जो है वो जो उसमें है वो सब उसकी महक से उस कच्चे गोबर में आ जाएँगे। आपका खाद तैयार हो गया। आप 20% नमी बना कर के उसको स्टोर कर सकते हैं और छाँव में रूम टेम्परेचर पर रखें। ऐसे करके आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़, बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। सॉरी। दूसरी बात करते हैं सफल कंपोस्ट की। देखिए, कंपोस्ट जो हम अभी तक किसान बना रहे हैं, इसका सिस्टम को बदलना होगा। सफल कंपोस्ट ये वैसे तो डॉक्टर जगत सिंह जी जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में हैं, इन्होंने हिसार में डेवलप किया था जब ये उसके रीजनल का सेंटर में थे, वहाँ पे डिप्टी मैनेजर थे वहाँ पे, तब उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। और बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल लेयर्स लगाइए, जगह का चुनाव कीजिए। इसमें विशेष बात ये रखनी है, इसको आप जो पहले से आपकी कच्ची खाद पड़ी हुई है उसको भी डेवलप कर सकते हैं, और नहीं तो नया स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको खेत पर ही तैयार कीजिए, पेड़ की छाँव में। एक जगह निश्चित कर लीजिए, इवन ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। ज़मीन के ऊपर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो ये पुराना जो ढर्रा है, देसी तरीके से जो बनाते हैं ज़मीन के नीचे, इसमें क्या होता क्या है कि सबसे पहले तो इन कंपोस्ट में नाडेप है, ये है, या जो भी ज़मीन के ऊपर बनता है, उसमें एरेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जीवाणु इसके अंदर वो मित्र जीव काम करते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं। लेकिन जो ज़मीन के गड्ढे में जो गड्ढे में बनाया जाता है कंपोस्ट, उसमें वो जीवाणु वो मित्र जीव काम करेंगे जो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जो जिनका काम करने का जो तरीका है वो स्लो होता है। तो आप जो है इसमें इसीलिए ज़मीन के ऊपर इसको बनाया जाता है। लेयर्स के रूप में आप नीचे कोई भी फसल अवशेष सूखा है, उसकी आप लेयर लगाइए, उसके बाद गोबर की लेयर, मिट्टी की लेयर, और फिर कोई भी हरी खरपतवार है उसकी लेयर, ऐसे करके हर बार उसमें बीच में पानी, और पानी के साथ-साथ में यदि डिकम्पोज़र, वेस्ट डिकम्पोज़र या पूसा वाला जो कैप्सूल है, वो आप इसमें डाल रहे हैं, तो ये जो डिकम्पोज़िशन की प्रोसेस है बहुत फ़ास्ट होती है। तो ऐसे करके ऊपर लगा दीजिए, लेयर उसकी 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऊँचा।
लंबाई जितनी जगह है उतनी रखिए, चौड़ाई कम से कम 5 से 6 फीट 7 फीट रख सकते हैं। लेकिन ऊंचाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई होने में इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। तो इसको जो भी कच्चा खाद है या कोई भी कंपोस्ट आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप बनाएँगे तो ये प्रोसेस 3 से 4 महीने में मैक्सिमम तैयार हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा बायोमास यूज़ किया। अगर आपने सूखा ज़्यादा बायोमास किया तो समय ज़्यादा लेगा। यदि आपने ग्रीन और बाकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व किया है, तो वो कम समय में जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सफल कंपोस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योरिंग। आप सब जानते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग कितना ज़रूरी है। ढैंचा, सनहैम, मूँग, उड़द, पीज जितनी भी ये दलहनी फसलें हैं, दाल वाली फसलों में ऑटोमेटिकली आप जानते होंगे कि राइज़ोबियम नामक जीवाणु है, वो ऑटोमेटिकली जन्म लेता है और 25 से 30 दिन पर डेवलप होकर के वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। हवा में जो 78% नाइट्रोजन है, उसको फिक्सेशन का काम करता है और जब आपने मान लीजिए ढैंचा आपने लगाया हुआ है, धान से पहले ज़रूर लगाना चाहिए ये और बाकी साल में एक बार आप हर फसल में, हर खेत में यदि इसको लेंगे, तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रहेगी। अगर आप अकेले भी नहीं ले सकते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग में भी ले सकते हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी में या जो लंबे ड्यूरेशन वाली क्रॉप हैं, उनमें हम देखते हैं कि बीच में जगह बढ़ा दीजिए, उसका गैपिंग बढ़ा दीजिए और उसमें बीच में ग्रीन मैन्योरिंग ले लीजिए। कोई भी दाल वाली फसल ले सकते हैं। मैंने देखा है काशीपुर और कई सारे जो क्षेत्र हैं, काशीपुर में मटर का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो साल में 1 बार मटर लेते ही लेते हैं। नवंबर, अक्टूबर में जो है वो मटर ले लिया उन्होंने 3-4 महीने की फसल होती है और 1 एकड़ से कम 40,000 रुपए उनको खर्चा काट करके 25 से 30,000 रुपए बच जाते हैं। ज़मीन की स्ट्रक्चर भी सुधर गया, उसकी फर्टिलिटी भी ठीक हो गई और साथ में उनको इनकम भी हो गई। तो ऐसे ही हर किसान को करना चाहिए, साल में 1 बार ज़रूर ग्रीनिंग मैन्योरिंग करनी चाहिए। ये बहुत मस्ट है अगर आपको सॉइल को ठीक रखना है। दूसरा, ये जो है जब आपने 40 से 45 दिन की इसमें जुताई कर दी, तो ये बैक्टीरिया भी इसी में रहता है और अगली फसल के लिए नाइट्रोजन आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हम कह सकते हैं कि ये समझो कि आपने ज़मीन के अंदर फैक्ट्री लगा दी, तो ये करना चाहिए हमको। फार्म यार्ड मैन्योर इस ढर्रे को बदलना चाहिए, जो हम 1 साल, 2 साल, 3 साल की जो कच्चा खाद है उसको हम डालते हैं, ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि धूप में, हवा में, बारिश में उसकी जो क्वालिटी है वो सब खराब हो जाती है, उसमें कुछ नहीं बचता है। इसको ठीक करने के लिए आपको वही सफोल कंपोस्ट वाली जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अलग से भी लेयर्स नहीं लगा सकते, तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, गड्ढे में भी हो चाहे, तो उसको लेवल कर लीजिए, उसमें 1-1 फीट की दूरी पर छिद्र करके वो जो वेस्ट डिकम्पोज़र है या कैप्सूल्स हैं, वो भी डाल दीजिए। तो ये जो खाद आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल में तैयार हो रहा है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और ऐसे करके चाहें तो अगर लेबर की समस्या नहीं है, तो 1-2 बार पलटी लगवा दीजिए। तो ऐसे करके ये खाद बहुत जल्दी से बन जाता है और क्वालिटी वाला बनेगा। तो ये जो पुराना ढर्रा है, इसको किसानों को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपका वो जो कंपोस्ट वाली बात है या एफओएम वाली बात है, हमने डाल तो दिया कि भई 30 ट्रॉली हमने जो है गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल दी। लेकिन वो किस मतलब की हैं? इवन अगर आपने कच्चा डाला है, कल 2 दिन पहले जो कच्चा गोबर उसने आपने डाला हुआ है, वो भी खेत में जाता है। और कच्चा गोबर डालने का मतलब सूखा। अगर आप तरल डाल रहे हैं, घोल के डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने सूखा डाला है, तो वो दीमक और दूसरी जो कीट हैं, उनको फुलावा देता है। इसके बाद है खलियाँ। बहुत अच्छी तरीके से सभी जानते हैं कि नीम की खली, करंज जितनी भी ये खलियाँ हैं, इनमें नो डाउट कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। नीम की खली की यदि आप बात करें तो निमाटोड हो गया, ज़मीन में दीमक है, व्हाइट ग्रब है, जितने भी ऐसे इंसेक्ट हैं जो सॉइल में रहते हैं, यदि नीम केक आपने डाला हुआ है, तो ये समस्या नहीं आती है। वो ऑलरेडी जो है मेंटेन रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि इसमें जो एज़ाडारेक्टिन, निम्बीन और ये सब चीज़ें होती हैं, ये जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, ये उनको मारती तो नहीं है, लेकिन रिपेलेंट का काम करती हैं, भगाती हैं। खेत में वो रहने नहीं देंगी उनको। तो इसलिए ये खलियों का इस्तेमाल हमें क्या करना चाहिए? सरसों की खली है, मूँगफली खली है, जो भी उपलब्ध है, उनको आप समय-समय पर इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो स्लो रिलीज़ होते हैं। ऐसे कंपोस्ट में जो भी आप कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कंपोस्ट आज आपने डाला तो उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है, पौधे को 1 फसल में, 2 फसल में मिलेंगे, बस खत्म हो जाएँगे।
इसका जो रेशियो होता है, पहली फसल में 30 से 40% मिलता है, नेक्स्ट फसल में मतलब नेक्स्ट ईयर जो है 30 से 40% और थर्ड ईयर जो है वो 20%। ऐसे करके स्लो रिलीज़ होते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे डिकम्पोज़ होते रहेंगे, उस हिसाब से ये पौधे को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है इसका नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो लोग धान की खेती करते हैं उसमें बहुत अच्छी ये खाद है, एक फर्न की वैरायटी है। अ, ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपने देखा होगा काई जम जाती है, जब पानी भरा रहता है तो उसमें स्वयं दिखाई देती है। तो इसको आप खुद घर पे भी तैयार कर सकते हैं, वरना तो इसके साउथ की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके ये 1-1 किलो के पैकेट आते हैं, 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये धान में या जो भी वाटर लॉगिंग वाली फसलें हैं उनमें ये लेयर्स बना देती है, घास भी नहीं उगने देती है और साथ में जो है ये नाइट्रोजन भी करीबन देती है 30 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर बनाना है तो आप सीधे-सीधे आप लंबाई अपनी जगह के हिसाब से रखिए, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा रखिए उसको और 15 सेंटीमीटर गहरा उसमें गड्ढा खोद करके आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालना होता है, 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से और 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दें उसमें और 100 ग्राम जो है इसका कहीं से मदर कल्चर ले लें, वो उसमें डाल देंगे तो ये जो है 10 से 15 दिनों में एक मोटी तह बन जाती है। चाहें तो आप इसको जो है हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली भी जो है आप चाहें तो सीधे खेत में भी इसको डाल के बना सकते हैं। दूसरा है अज़ोला। ये जो है ये भी फन की वैरायटी है और बहुत अच्छा खाद है ये। मैं आपको बता दूँ कि ये अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दूसरा खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ोला में ऑलरेडी ये पशुओं के लिए भी होता है और खेत के लिए भी होता है। अगर आप पशु को इसको दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जितने भी ये पशु के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है, दूध की मात्रा बढ़ाता है और पौधे को पशु को हमेशा स्वस्थ रखता है। ये इसकी ख़ासियत है। अगर इसी को आप जो है ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन में भी बहुत अच्छा काम करता है। फास्फोरस का बहुत अच्छा रिसोर्स है ये और साथ में जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, पोटास है, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन सभी तत्वों को ये उपलब्ध कराता है और अगर बड़ी मात्रा में आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे खुद बनाना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप 2 मीटर लंबी-चौड़ी आप क्यारी बना लीजिए मतलब स्ट्रक्चर बना लीजिए। 30 सेंटीमीटर जो है इसका गहराई होनी चाहिए और उसमें आप वही जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को बनाते हैं सेम वही तरीका है। 2 किलो इसमें जो है ताज़ा इसमें डाल कर के और ये 21वें दिन जो है आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है और जो फिर पर डे के हिसाब से ये निकलता रहता है। सुपर फास्फेट का ही इसमें इस्तेमाल होता है और गोबर का घोल का इस्तेमाल होता है। तो एज़ोला भी बहुत अच्छा खाद है, इसको ज़रूर बनाना चाहिए। जो लोग पशु पालते हैं उनके लिए भी। तो ये तो हुए कुछ इस टाइप की चीज़ें जो ऑलरेडी पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं और अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तो नहीं कह सकते, ये सब हमारे ज़मीन की चीज़ें हैं, जो जिनको हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स कहते हैं। इनका रोल इसलिए बढ़ गया चूँकि हमने अपनी ज़मीन में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जीवांश कार्बन का ध्यान नहीं रखा और ऐसा करने से ये जो मित्र जीव हैं, सब धीरे-धीरे रिमूव होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं और इनके साथ-साथ जो ऊपर के जो चीज़ें हैं, जैसे चिड़िया हैं और जो सूंडी को खाते थे, वो भी कम होते चले जा रहे हैं। तो ये जो जितने भी ये इकोसिस्टम था, ये इकोसिस्टम इस आधुनिक खेती ने या कह सकते हैं रासायनिक खेती ने पूरा बिगाड़ दिया है और ये कंडीशन आज हो गई है कि हमारी ज़मीन में जो पहले से काफ़ी मात्रा में था, वो अब धीरे-धीरे कम हो गया है, खत्म हो गया है। इनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो ये सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये सब इनके लिए उत्तरदायी हैं और माइकोराइज़ा हैं, फंगल माइक्रोब्स हैं, एल्गी वाले हैं। तो ये सारे जो हैं, ये इनका अगर आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़मीन की फर्टिलिटी, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ मेंटेन रहता है। और यदि इनको आप भूल जाएँगे तो समझो कि ज़मीन वास्तव में फिर वेंटिलेटर पे आ जाएगी। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें। तो बात करते हैं ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये कितने प्रकार के होते हैं?
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है सर, क्लियर है, बढ़िया चल रहा है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। तो ये जो 3 तरह के जो है बैक्टीरिया हैं, एक तो सिम्बायोटिक हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है कि जो लेग्यूम्स क्रॉप हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है उसमें डेवलप होता है और उसमें कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मार्केट में आने लगे हैं, चूँकि इनकी भी संख्या कम हो गई है, तो ये वो एनवायरनमेंट सॉइल में नहीं रह गया कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप जन्म लेते हैं। लेकिन लेग्यूम्स क्रॉप की एक विशेषता है कि जब भी आप लगाएँगे तो 25 से 35 दिन में वो नोडुल्स बनने लगेंगे और फिर जो है वो अपना काम करना शुरू करते हैं। जो हवा की नाइट्रोजन है उसको संचित करके फिक्स करने का काम करते हैं। दूसरे हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये जो फ्री लिविंग है, ये एज़ोटोबैक्टर हैं, ये इस तरह के जो और बहुत सारे जीवाणु हैं, जो कि फ्री किसी भी फसल में काम कर सकते हैं। और तीसरे होते हैं एसोसिएटेड बैक्टीरिया। ये जो सीड क्रॉप होती हैं, ये एसोसिएटेड बैक्टीरिया हैं। ये पौधे के हर भाग में होते हैं, लेकिन इनको एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ख़ास तौर से जो ज्वार है, चुकंदर है, शुगरकेन है, उसमें ये काम करता है। तो राइज़ोबियम जो है, इसकी एक और ख़ास बात है कि मार्केट में जब भी आप खरीदें, तो ध्यान रखें कि ये किस फसल के लिए ले रहे हैं, चूँकि इसकी जो स्पेसीज़ हैं, वो हर फसल में अलग-अलग होती हैं। तो राइज़ोबियम को अगर आप बाहर से लेके डाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि किस फसल में कौन-सा डालना है। वो उसपे लिखा हुआ होना चाहिए पैकेट पे और यदि वो नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो राइज़ोबियम को इस तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरा है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा वो स्लाइड आगे-पीछे हो गई है। तो माइकोराइज़ा जो है, बहुत अच्छा एक फंगस है और ये जो है फास्फोरस को ये कहते हैं कि जो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो सोलुबलाइज़ करता है, लेकिन ये जो फास्फोरस फिक्स होती है ज़मीन में, अगर कहीं दूर भी पड़ी है, तो भी ये उठा कर के पौधे को देगा। दूसरा इसका ख़ास काम ये है कि ये पौधे को रेजिस्टेंट वैरायटी मतलब रेजिस्टेंट करता है। पौधे के अंदर वो ताकत पैदा करेगा, जिससे कि वो बीमारी और कीट से लड़े और जो एडवर्स कंडीशंस हैं, जैसे पानी कम हो गया है, सूखा है या इस तरह की जो कंडीशंस हैं, उनमें भी पौधे को ये मजबूती देता है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये आर्टिफ़िशियल जड़ों का विकास करता है। मतलब ये माना जाता है जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि 1 से 1000 गुना तक ये रूट डेवलपमेंट करता है और आर्टिफ़िशियल जड़ बनाता है, जिससे कि पौधे को कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है। वो रेगुलर जो है सप्लाई उसमें होती रहती है। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी ये अवेलेबल कराने का काम करता है। तो ये मार्केट में आपको छोटे पैकेट में भी मिलते हैं, जो ज़्यादा प्रोपोगल्स वाले हैं और जो बड़े पैकेट में भी मिलते हैं, 4 किलो, 5 किलो की पैकिंग में भी मिलते हैं। और अगर यदि पूसा से लेना चाहें, तो पूसा से भी ये आराम से 1 से 2 किलो की पैकिंग में मिल जाता है। तो इसका आप समय-समय पर इस्तेमाल करेंगे, तो अच्छा रहता है और चूँकि ये बेनिफिशियल है, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके साथ में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये भी फंगस है, वो भी फंगस है और उसकी थोड़ी-सी ग्रोथ फ़ास्ट होती है। तो कोशिश करें कि उसके साथ अगर करना भी है तो आगे-पीछे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, उसके साथ इस्तेमाल ना करें इसको, मिला के ना करें एक साथ इस्तेमाल। तो ये माइकोराइज़ा है और इसके बाद बात करते हैं फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया की। पीएसबी ये एक बैसिलस और सुडोमोनास ग्रुप के बहुत सारे जीवाणु हैं, जो इस काम को करते हैं और ये मैं आपको बता दूँ कि जितना भी फास्फोरस की यदि हम बात करें तो डीएपी मेनली किसान यूज़ करता है। फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट से देता है, डीएपी से देता है, एनपीके से देता है और भी इस तरह के हैं, लेकिन 3-4 खाद ये जो है कॉम्प्लेक्स में ये मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये है कि जो फास्फोरस डीएपी से दिया जाता है या सिंगल सुपर फास्फेट से दिया जाता है, इनमें जो है फास्फोरस 2 फॉर्म में होता है। एक तो पानी में घुलनशील और दूसरा अम्लमय या तेजाब में घुलनशील कह सकते हैं आप। सिट्रिट सोलुबल वो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ भी होता है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो अगर हम डीएपी की बात करें तो 41% वाटर सोलुबल होता है, 46% सिट्रिक सोलुबल होता है। जो पानी में घुलनशील है वो
अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 किलो 430 ग्राम ही पौधे को अवेलेबल है। बाकी सारा फिक्स हो जाता है। और ये आप पूछिए उन किसानों से जो आलू पैदा करते हैं। कुछ जोधपुर साइड में जो है लहसुन, प्याज उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में डालते हैं लोग डीएपी को। दूसरे जो सब्जी वाले किसान हैं, उनका भी रेगुलर इस्तेमाल होता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 5वें दिन, 7वें दिन उनको डीएपी डालना ही ज़रूर है। तो उनसे आप जब आप पूछेंगे अपने एक सर्वे करेंगे तो वो खुद बताएँगे कि डीएपी का दाना जो है वो आसानी से घुलता ही नहीं है। वो जब खुदाई करते हैं फसल की तभी भी जो है वो दाना दिखाई देता है। मतलब 4 महीने, 6 महीने की जो फसल है उसके बावजूद भी दाना पूरी तरीके से उसमें पड़ा हुआ है। तो ये क्यों नहीं घुल पा रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि ज़मीन का जो पीएच है वो पूरा डिस्टर्ब है। इसके अलावा जो एसिड बनाने वाले जीवाणु हैं वो नहीं है ज़मीन में, इसलिए फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो पा रही है डीएपी के थ्रू। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वही है, आप एग्ज़ाम्पल देखें कि डीएपी में, और अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है तो पुराना डीएपी या कहीं से आप जब किसी दुकान से खरीदते हैं या अपने घर में रखा हुआ है, तो उसमें एक कॉम्पैक्ट डलेनुमा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब आप देखते हैं कि उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं टूटता आसानी से। हथौड़े से और पत्थर से भी नहीं टूटेगा। उसके लिए तोड़ने के लिए सिंपल है, आप कोई भी एसिड उस पे डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए, लस्सी डाल दीजिए, वो तुरंत टूट जाएगा। तो यानी कि वो एसिडिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, जो ज़मीन में नहीं होता है। उसके लिए पीएच को ठीक करना ज़रूरी है, और ज़मीन में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो जो रसोइयाँ हैं, वो रेगुलर बने रहने चाहिए। वो कहाँ से आएँगे? वो आएँगे जीवांश कार्बन वाला खाद जब आप देंगे या बैक्टीरिया का आप उसमें प्लेस करेंगे, तब वो जो है डेवलप होगा। फिर आपको फास्फोरस रेगुलर मिलेगा। इवन जिस भी सोर्स से आप देते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो ये प्रोसेस होती है, वो बिना बैक्टीरिया के, बिना जीवाणु, बिना मित्र जीवों के हो ही नहीं सकती है। कोई भी खाद आप डालते हैं तो वो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, और उसको प्रोसेस करने के लिए भी अब जैसे मान लीजिए अब यूरिया की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन को भी उपलब्ध कराने के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणुओं की ज़रूरत पड़ती है। वो जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक वो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो भी खुराक ज़मीन में डल रही है, उसको उपलब्ध कराने के लिए मित्र जीवों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये भी जो है इसी तरह का काम करता है। ये फ्रैचुरिया ओरेंसिया नाम का जीवाणु है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ, इसका जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो नीचे की जो पत्तियाँ हैं, वो किनारे से जल जाती हैं, बर्निंग सी महसूस होगी, और पीला होकर के वो सूख करके गिरने लगती हैं। तो समझो पोटाश की कमी है। फास्फोरस की जो मैंने बताना भूल गया, ये बैंगनी कलर का जो निचली वाली पत्तियाँ होती हैं, वो बैंगनी कलर की हो जाती हैं। ये उसका जो है लक्षण है, जो उसकी कमी को दिखाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में निचली वाली पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। ये इनके लक्षण होते हैं। तो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी, अगर जहाँ तक ज़मीनों की बात करें जो ऑलरेडी यहाँ मैदानों की बात करें, जैसे आपका यूपी हो गया, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड का मैदानी वाला क्षेत्र है, इनमें पोटाश की कमी नहीं है। चूँकि पोटाश ऑलरेडी जितना चाहिए, उतना मात्रा में ऑलरेडी है। ये लगभग 280 से लेके लगभग 100 150 से लेकर के 280 किलो पर हेक्टेयर होना चाहिए, और इतना मौजूद है सॉइल के अंदर। आप अगर सॉइल टेस्टिंग कराएँगे तो खुद भी आपको महसूस होगा इस चीज़ के लिए। लेकिन मिल क्यों नहीं पा रहा है? बात वही है कि मित्र जीव ज़मीन में नहीं है। तो ये क्या करता है? ये ऑर्गेनिक एसिड्स का सिक्रीशन करता है, और जो पोटेशियम है उसको मोबाइल करा करके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो शुरू में अगर मान लीजिए आप जो भी फसल ले रहे हैं, क्योंकि जो भी आप खुराक डालते हैं, इवन बायोमास कंपोस्ट में भी वो सब चीज़ें होती ही हैं। बस उनको बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए वो माइक्रोब्स चाहिए होते हैं। सेम कंडीशन जिंक की है। जिंक में भी जो जिंक और फास्फोरस है, जितने भी जो इम्मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। ये प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक एसिड्स, और जितना भी जो ये जिंक सल्फाइड और ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में सॉइल में पड़ी होती है, उसको ब्रेक करके पौधे को उपलब्ध कराता है। ये इसका मेन काम होता है। यहाँ एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जिंक
जिंक की जो कमी है ना, वो पीएच पर भी डिपेंड करती है। पीएच का चार्ट आगे है, मैं उसके बारे में पूरा समझाऊंगा आपको। तो जिंक जो है, आप देखते हैं कि मार्केट में जितने भी जिंक हैं, वो सब जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इनके साथ सबके साथ में सल्फर आता है। और जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये फर्टिलाइजर की फॉर्म में आता ही आता है। तो सल्फर हाई पीएच पे भी मिल जाता है, और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये नहीं मिलते हैं, क्योंकि पीएच ये ये केवल 5.5 से लेकर के 7 पीएच तक मिलते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। और सल्फर 10 पीएच से भी ऊपर है तो भी मिल जाएगा। तो वो जो आपने न्यूट्रिएंट्स डाला है, वो उसकी पूर्ति हो ही नहीं पाती है। वो सल्फर मिल जाता है, हमको लगता है कि हमारी इसकी पूर्ति हो गई। आपने देखा होगा कई बार धान के अंदर जिंक डालने के बावजूद भी जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाते, फिर वो जिंक की डेफिशिएंसी दिखाता है। ऐसे ही सल्फर और आयरन के लिए भी बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल हैं। ये थायोबैसिलस ग्रुप के हैं और एसिडोथायोबैसिलस स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। आज खोज इतनी बढ़ चुकी है कि इन सारे जीवाणुओं को जो है लैब में तैयार किया जा रहा है। सब जमीन से लेकर के जो मजबूत जीवाणु हैं, क्योंकि हर जगह स्पीशीज अलग-अलग मिलती हैं, उनको देखा जाता है कि कौन-सी स्पीशीज ऐसी है जो इस काम को प्रॉपर तरीके से कर रही है। तो ये जो साइंटिस्ट लोग, ये कुछ कंपनीज़ लगी पड़ी हैं, गवर्नमेंट लगी पड़ी है, वो सब इन सबको करके आज वो कंडीशन आ गई है कि हमको ये बैक्टीरिया दोबारा इनको जैसे आर्टिफ़िशियल बिना इंसेमिनेशन के बच्चा पैदा आजकल हो जाते हैं, उसी तरीके से इनको भी लैब में तैयार करके वापस फिर खेत में दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा-सा सोचने का विषय है कि जो हमारी चीज़ें थीं, वो हमने डिस्टर्ब कर दी और वापस फिर हमको पैसे दे कर के वो चीज़ें फिर रिवाइव करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है गाय की। सब बेहतर जानते हैं कि गाय की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जीवन में कितनी है, और ये नो डाउट हम लोग जो है गाय की बात तो करते हैं, लेकिन हम गाय के प्रति कितने वफ़ादार हैं ये हमारे कर्मों से दिखाई देता है। हमने देखा कि गाय ने यदि दूध देना बंद कर दिया तो हमने उसको बाहर छोड़ दिया, और आज वो कंडीशन है। बहुत सारी गौशाला हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं, वहाँ वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो सड़क से पकड़ के ले आते हैं। आज भी मैं एक मीटिंग में गया था तो वहाँ एक गाय गौशाला के एक जो वहाँ पे थे अग्रवाल जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी दुखद बातें बताई, जिनको मैं शेयर भी नहीं कर सकता। तो वो केवल दिखावा है, वो दिखावा ही रह गया है। गाय ने दूध देना बंद किया तो हमने गाय को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो नहीं करना चाहिए। गाय समृद्धि का एक स्रोत है, द्योतक है, और ये ख़ास तौर से देसी गाय। देसी गाय में वो क्वालिटी होती है कि उसका गोबर है, मूत्र है, और जो भी चीज़ें उससे मिलती हैं वो सब सोना है। जो कूबड़ है, उसमें जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो सब एब्ज़ॉर्ब करती है। इतने सारे देवता हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इसमें सारे देवता मौजूद हैं। गल-कंबल जो लटका होता है, उस पे अगर आप सुबह-शाम अ, हाथ से मालिश कर दें, तो आपकी बीपी की समस्या क्योर हो जाती है। ये सब गाय का इम्पोर्टेंस है, उसकी महत्वता है। और दूसरा, अगर देसी गाय घर में है, तो समृद्धता आती है। सारे आपके काम बनने लगते हैं, और इससे और अच्छा आप करना चाहते हैं तो अग्निहोत्रा, जो होमा फार्मिंग है, आप सुबह-शाम यज्ञ कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। वो सब उसमें देसी गाय के जो कंडे होते हैं, उन्हीं से बने हुए उपले और जो ऑर्गेनिक अनाज है, उसके साथ में सुबह और शाम आहुति दी जाती है। वो होमा फार्मिंग है, वो भी बहुत सक्सेस है। आज मैं गया था एक फार्म, जो अग्निहोत्र का जैविक फार्म है, वो 2 साल से 7 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, और पिछले 2 साल से उन्होंने, चूँकि होमा ये यज्ञ सुबह-शाम करते हैं वो, उनके यहाँ बीमारी और कीट ही नहीं आते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, और ये सुबह-शाम जो है यज्ञ होता है, जो घर में करते हैं तो 8000 घन फीट का एरिया जो है क्लीन होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, और खेत में करते हैं तो हमारा फसल भी समृद्ध रहती है, और साथ के साथ में जो बीमारी है, कीट हैं, वो भी नहीं आते हैं। दूसरा, इससे बने हुए जो खाद हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और है कि जो देसी गाय है और विदेशी गाय है, उनमें भी हमें अंतर करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हर घर में आपको हाइब्रिड या जो है प्योर विदेशी गाय मिलेगी। तो जो देसी गाय है, उसी में क्वालिटी है। जो विदेशी गाय है या हाइब्रिड है,
उसमें वो क्वालिटी नहीं है, बल्कि उल्टा जो है उसका दूध और वो सब चीज़ें, करीबन 5 तरह की बीमारियाँ, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ये जो सारी समस्याएँ हैं, ये सब उनके दूध से हो रही हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो देसी गाय को ही पालें, चाहे वो दूध दे या ना दे। उसकी सेवा करें, तो घर में जो जितना वो खाती है, उससे कहीं ज़्यादा जो है, वो समृद्धि घर में लाएगी। और उससे बने हुए जो खाद हैं, जीवामृत, घन जीवामृत या दूसरे, इवन आप गौमूत्र का रेगुलर इस्तेमाल भी करेंगे स्प्रे के रूप में या सॉइल एप्लीकेशन में, तो भी उसका आपको बेनिफिट मिलना है, उससे नुकसान कुछ नहीं होना है। तो उसी से रिलेटेड ये पंचगव्य है। आप ये भी एक खाद है जिसे आप बना सकते हैं। ये बहुत प्रचलित है पहले से ही। तो इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल करके पंचगव्य बना सकते हैं। इसका स्प्रे सॉइल में भी और स्प्रे भी, दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमें करना चाहिए। इसके अलावा जीवामृत है। सुभाष पालेकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है समझाया है, और इसके रिस्पॉन्स वो किसी से छुपे नहीं हैं। इसमें सभी जानते हैं, वो सब इस पे लिखा हुआ भी है, और सब इसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। बस इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इसको बनाने का समय और इसका इस्तेमाल करने का समय, वो हमको विशेष ध्यान रखना है। 15 किलो इसमें गाय का गोबर ले लीजिए, 15 लीटर गौमूत्र ले लीजिए, 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो, और 1 से 2 किलो बेसन कोई भी दाल का, और कोई भी उपजाऊ मिट्टी के, या तो बरगद के पेड़ के नीचे की या फिर मैंड की मिट्टी ले लीजिए। आप इसको जो है 3 से 5 दिन में तैयार कीजिए, और अगले 5-7 दिन में इसको दे दीजिए सॉइल एप्लीकेशन में, चाहे स्प्रे के रूप में। जैसे-जैसे ये पुराना होगा, वैसे-वैसे इसकी माइक्रोब्स की जो संख्या है वो कम होती चली जाएगी। बस ये ध्यान रखें कि बनाने के बाद इसको जल्दी से इस्तेमाल करना है, और जैसे-जैसे लेट होगा, वैसे-वैसे इसकी जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। इवन ये टॉनिक का काम भी करता है, छान करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, बीज उपचारित कर सकते हैं, पौध उपचारित कर सकते हैं, और सॉइल एप्लीकेशन में जितनी बार भी आपने पानी देना है, उतनी बार में आप इसको सॉइल एप्लीकेशन में चलाएँ। तो ज़मीन में, चूँकि जैसा नाम ही इसका है जीवामृत, जीवों का अमृत है, इसमें सारे जो मैंने जीवाणु आपको बताए, ये सारे जीवाणु इसके अंदर मौजूद हैं। और ये जो देसी गाय है, अगर ये इससे आप तैयार कर रहे हैं, तो इसके देसी गाय के गोबर में वो क्वालिटी है, जहाँ-जहाँ ये तो जीवामृत हो गया। आप सीधे एक गौबाना बनता है, वो गौबाना भी आप सीधे कर सकते हैं। सीधे गाय के किसी भी ड्रम में गोबर घोलिए, और उसमें मूत्र डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, और वो सीधा-सीधा आप सिंचाई के साथ चला दीजिए। तो जहाँ-जहाँ इसका गोबर जाएगा, इसके अंदर वो क्वालिटी है, वहीं के जो बैक्टीरिया नीचे ज़मीन में चले गए हैं, जो कहीं दूर चले गए हैं, वो इसकी महक से वापस आ जाएँगे। वही कंडीशन ज़मीन में होती है। इसके अलावा आप देसी गाय के गोबर को आप एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, जैसे ट्यूबवेल होती है। आप ट्यूबवेल में गोबर डालते रहिए, और उसको जब आधा हो जाए, तो उसमें पानी का जो स्रोत है, वो बीच में डाल दीजिए। तो पानी जैसे ही उसमें आएगा, वो पूरा घुल जाएगा, और घुलने के बाद इसको आप सीधे-सीधे खेत में चलाइए। ड्राई तो नहीं होना चाहिए, पूरा लिक्विड बना करके आप खेत में इसको चलाइए। मेरे एक साथी हैं, यहीं पास में के गाँव में, उन्होंने डेयरी की हुई है। लगभग 200 गायें हैं उनके पास में, और उन गायों का जो गोबर है, वो कोई खेत में कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। सिंपल जो गोबर है, उसको घोल करके उसमें चलाते हैं। उनकी ज़मीन की कंडीशन ऐसी है, जीवांश कार्बन 1% से भी ऊपर है, और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो पूरी होती है, और गन्ना और बाकी चीज़ें सब वो ऑर्गेनिक करते हैं। ये उस देसी गाय की ख़ासियत है। तो ये करना चाहिए। ऐसे ही घनजीवामृत भी ऐसे ही बनता है। इसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको लुगदी के रूप में बना करके और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें 100 से 200 100 से 120 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर होता है, 10 लीटर गाय का मूत्र होता है, और 2 किलो दाल का बेसन, और वही मिट्टी। बस इसमें गोबर की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसको लुगदी के रूप में बना करके आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और बाद में आप खेत की तैयारी के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटका खाद ऐसे ही है। इसको भी ऐसे बना सकते हैं। एक भाग इसमें गाय का गोबर लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं एक भाग पानी लेते हैं, और 250 ग्राम गुड़। ये लेकर के आप 5 से 7 दिन के लिए मटका में भर के ज़मीन के नीचे डाल दीजिए, और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए इसको। तो ये आपका जो है 1 एकड़ क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी वाली खाद बन जाती है, जो 7 से 10 दिन में तैयार हो जाती है, और ये एक्टिवेटर के रूप में भी काम करती है। तो इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ज़मीन में भी डाल सकते हैं। तो बात करते हैं आगे सॉइल पीएच की। जैसे मैंने बात की थी कि आप ये चार्ट देख रहे हैं,
ये चार्ट हमको दिखाता है कि हमारी जो कंडीशन है सॉइल में वो किस तरीके से होती है और न्यूट्रिएंट जो है कितनी मात्रा में कौन से पीएच पे मिलते हैं। आप ये देखिए जो नाइट्रोजन है, आप ये देख रहे हैं जो नीचे आप देखिए लेफ्ट साइड से जो उदासीन है, न्यूट्रल 7 पीएच पे होता है। 7 से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये एसिडिक होती चली जाएगी और राइट साइड में चलेंगे तो एल्कली और क्षारीयता की तरफ बढ़ती है ये। तो जब पीएच डाउन होता है तो हम इसमें लाइम मतलब चूना और डोलोमाइट डालते हैं और यदि जब हाई होता है तो उसमें अ अ, ये जिप्सम डालते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए। जिप्सम और सल्फर और कैल्शियम, मैग्नीशियम भी डालते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि 6 से 8 पीएच पे नाइट्रोजन मिलती है। अब यदि आपका पीएच कम है या ज़्यादा है, तो आपने जो डाल रहे हैं वो आपका वेस्टेज जा रहा है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है। फास्फोरस को आप देखिए जो उसका चार्ट है, आप देखिए 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में फास्फोरस मिलती है। पोटास के मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर के मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी ये 8 साढ़े 8 तक मिलता है और आयरन आप देखिए आयरन कुछ मात्रा में 5 से 5.5 तक मिलता है और उसके बाद फिर 6 से लेकर के 7 के बीच में मिलता है। और फिर मैग्नीज और बोरॉन और कॉपर और जिंक ये जो है 7 पीएच तक मिलते हैं। इसीलिए जो है आइडियल जो कंडीशन है, हालाँकि गवर्नमेंट के डाटा में जो है इसको 6.5 से 8.5 तक माना गया है जो आइडियल कंडीशन है। लेकिन जो 7 पीएच है, जो न्यूट्रल है, जो हमारा मीठा पानी भी 7 पीएच होता है, दूध भी 7 पीएच होता है, ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो ये बैक्टीरिया या जो भी एक्टिविटी आप करेंगे ज़मीन के अंदर, जो भी खुराक आप डाल रहे हैं, ये निर्धारित करती है कि आपका पीएच जो है वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। अगर ज़मीन में ये सब एक्टिविटी नहीं हो रही है, ज़मीन का जीवांश कार्बन ठीक नहीं है, तो पीएच भी सीधी-सी बात है वो डिस्टर्ब रहेगा। पीएच को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पीएच एक पैरामीटर है, जैसे मान लीजिए हम टीवी चलाते हैं, तो अगर स्टेबलाइज़र नहीं है और वो 200 वोल्टेज पे चलता है, कम हो जाएगा तो जो पहले वाले टीवी अब तो खैर ऑटोमेटिक आने लगे। पहले वाले जो टीवी थे वो बंद हो जाते थे, लिप-लिप करके और अगर ज़्यादा आ गए तो वो फूक जाएगा। वही कंडीशन यहाँ है कि न्यूट्रल जो है वो रहना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है, तो ही खुराक आपकी फसल को मिल रही है। वो न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो पूरा रहेगा। आज कंडीशन यही है कि हम जितने मात्रा में ये सब चीज़ें डालते हैं, डाल तो देते हैं, लेकिन वो खाने में भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है और जब खाने में नहीं है तो फिर हमारे पास कहाँ से आएँगे? वही जो कुपोषण वाली स्थिति है, लेके ज़मीन से और शरीर के इंसान तक पहुँच चुकी है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने बात की ये पोषण प्रबंधन की, तो और उसके बाद फिर अभी चूँकि फसल चल रही हैं, तो इसमें थोड़ी-सी बात हम आज जो रिसेंटली फसल है, उनके बारे में कर लेते हैं। सभी को आवाज़ आ रही है? ठीक-ठाक चल रहा है सब? हेलो? जी जी सर, ठीक चल रहा है सर, क्लियर है सर। चलिए, ठीक है। तो गेहूँ में पोषण की यदि हम बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सीड रेट पे ध्यान रखना है, जो हम नहीं रखते हैं। अभी होता क्या है कि किसान के मन में रहता है कि जितना ज़्यादा सीड हम डालेंगे, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। अभी जो स्टैंडर्ड है वो 5 से 7 किलो जो है पर बीघा या कह सकते हैं 25 से 35 30 से 35 किलो पर हेक्टेयर पर एकड़ जो है सीड रेट होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो ब्रॉडकास्ट में भी और वैसे भी 10 से 12 किलो, 15 किलो तक बीज जो है वो लोग डालते हैं बीघा के हिसाब से। मतलब 10 पंजे 50, करीबन 50 से 60 किलो बीज डालते हैं। तो ये जो थिंकिंग है वो उसको थोड़ा बदलना चाहिए कि क्योंकि जितना हम जब जिस पौधे को जितना हम स्पेस देंगे, वो टिल्लिंग भी करेगा और टिल्लिंग के साथ-साथ में वो खुराक वहीं से लेगा। अगर हमने एक पौधे की खुराक की जगह में 5 पौधे डाल दिए हैं, तो 5 पौधे में खुराक बढ़ जाएगी, सीधी-सी बात है। वो सोचने वाली बात है। तो सीड रेट जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट बहुत सारे किसान नहीं करते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप सिंपल सी बात है, देसी गाय का मूत्र ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए। मैंने अभी कुछ किसानों को लस्सी से ट्रीटमेंट कराया है। इतना गज़ब का रिस्पॉन्स आया उनका। आप 1 एकड़ के सीड में मात्र 250 ग्राम या आधा लीटर जो है लस्सी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए और उसको उसमें थोड़ा-सा मीठा डाल दीजिए, गुड़ शक्कर डाल दीजिए और मैंने थोड़ा-सा राख भी डलवाया है। इतना गज़ब का रिस्पॉन्स आया जो औरों के
2 दिन पहले निकला है और स्वस्थ खड़ा हुआ है। तो ये सीड ट्रीटमेंट का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर में सबके लस्सी होती है, 1-2 पशु रहते ही हैं, नहीं है तो पड़ोस में से माँग सकते हैं। कोई बाज़ार से केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप सीधा-सा लस्सी लीजिए और उससे ट्रीट कीजिए। नहीं है तो गौमूत्र ले लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, राख से कर लीजिए। बीज को उपचारित करने से जमाव ठीक रहता है, बीज में जो रोग हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। और नहीं तो अगर आप बैक्टीरिया में जाना चाहते हैं तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र है, ये ले सकते हैं। सूडोमोनास है, वो ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा है, वो ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है, लेकिन सीड ट्रीटमेंट ज़रूर होना चाहिए। अभी आपने सबने जो है खुराक की यदि बात करें तो अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो सीधा कंपोस्ट डालें, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है। और नहीं तो डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट या एनपीके का प्रयोग करें। और सबसे बेस्ट रहता है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट जो केमिकल कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट में बहुत अच्छी बात ये है कि सस्ता है, रॉक फास्फेट, मसूरी फास्फेट से बनता है ये। इसमें 16% फास्फोरस होती है, 12% सल्फर होती है और 20% कैल्शियम होता है। अगर आपको डीएपी वाला फ़ॉर्मूला भी तैयार करना है तो थोड़ा-सा इसमें यूरिया मिला दीजिए। ये बन गया आपका सस्ता और बढ़िया सुंदर टिकाऊ फर्टिलाइज़र। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत गज़ब के रिस्पॉन्स हैं। बस ध्यान रखें थोड़ा-सा ये कभी-कभी बाज़ार में नकली मिलता है, श्रीराम है, चंबल है, ये अच्छा बनाते हैं, इनका आप ले सकते हैं। तो सॉइल एप्लीकेशन में ये डाल दीजिए, बीज की उपचारित करें, उसके बाद सॉइल एप्लीकेशन में ये डाल दीजिए, तो यहाँ से आप शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो एक गेहूँ में ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी जो पानी की स्टेज है वो कौन-सी होनी चाहिए। हम लोग जो है जब आवश्यकता नहीं होती है तब नहीं डालते, आगे-पीछे उसको कर देते हैं। उसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं, पैदावार पर भी फ़र्क पड़ता है, जो कि वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पानी हमको कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए? ये 20 से 25 दिन, 21 दिन का टाइम होता है, 21 से 25 दिन के अंदर में आपने जब ग्राउंड रूट उसकी बनने लगती हैं, उस समय देना चाहिए। दूसरा पानी जो है टिल्लिंग अवस्था पे देना चाहिए, 40 से 45 दिन पे, रोपाई के बाद में। मतलब बुआई के बाद में। और तीसरा पानी जो है वो 70 से 75 दिन पे और चौथा पानी 90 से 95 पे और पाँचवाँ पानी 110 से 115 दिन पे। और यदि आपके पास 2 या 3 पानी है, तो पहला पानी तो आप 21 दिन पे देंगे ही देंगे और दूसरा जो पानी है वो 4th स्टेज जो है फ्लावरिंग स्टेज या जो दूध वाली अवस्था होती है, उस पे देना चाहिए। तो ये पानी का जो है विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो टिल्लिंग है वो अपने आप होगी। टिल्लिंग के लिए आप जो है वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है, फिर भी आप अगर कुछ डालना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोज़र या जो कैप्सूल हैं उनको आप रेगुलर जब भी पानी दे रहे हैं उसको, उसके साथ में उसको चलाएँ, तो फुटाव आपका अपने आप होने लगता है। फिर भी आपको यदि कुछ और करना है तो आप एनपीके का कंसोर्टिया डाल सकते हैं, क्योंकि जीवाणु की कमी है ही। इसके अलावा माइक्रोराइज़ा आप डाल सकते हैं या बाज़ार में कुछ ऐसे आते हैं जो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, आप वो भी डाल सकते हैं जिसमें 6-8 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आप डाल सकते हैं। और यूरिया की मात्रा क लिमिटेड रखें। यूरिया की मात्रा लिमिटेड इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है पौधे में वानस्पतिक वृद्धि करता है, पौधे को मुलायम और सॉफ्ट बनाता है और जब मुलायम होगा तो उसमें रोग, बीमारी और कीट आएँगे। तो इसलिए उसकी मात्रा लिमिटेड रखें। अभी होता क्या है कि जब हम गेहूँ का पहला पानी पे भी हम 50 किलो यूरिया पर एकड़ का देते हैं और जब बड़ा हो जाएगा तब भी 50 किलो या 60 किलो देते हैं। जब पौधा छोटा है तो उसकी खुराक भी थोड़ी होगी, तो आप उसको 25-30 किलो दीजिए पर एकड़ के हिसाब से। और जब बढ़े आगे और उसके साथ चाहें तो आप कुछ और मिला के भी दे सकते हैं। आजकल मार्केट में जो मैं केमिकल खेती करते हैं उनकी बात करता हूँ मैं, तो उसमें आप आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब बहुत सस्ते-सस्ते 1-1 किलो ₹50 किलो के हिसाब से मिल जाते हैं मार्केट में। आप उनके साथ मिला के ही यूरिया डालिए, तो उससे आपकी जो खुराक है, वो रेगुलर उसमें जाती रहेगी। और जो जैविक वाले हैं, वो जीवामृत सबसे बेस्ट है। जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज़र या इफ़को का कंसोर्टिया वो आता है आपका, सागरिका है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड या और सस्ता तरीका है कि आप जो है वेस्ट डिकम्पोज़र में दाल का मिक्सचर बना लीजिए। जो आपने चंद्रा जी की वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, वो बहुत सिंपल है। आप 1-2 किलो दाल जो है रात को भिगो दीजिए, अगले दिन उसको मिक्सी कर लीजिए और उसको मिक्स करके अच्छे से पाउडर बना करके लिक्विड मतलब लुगदी बना करके उसको निचोड़ लीजिए और उसको वेस्ट डिकम्पोज़र में डाल करके स्प्रे भी कर सकते हैं उसका। तो वो डला सकते हैं। दूसरा जो गोबर के कंडे सूखे हुए हैं, उनसे आप ह्यूमिक एसिड बना करके वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे ऐसे
फॉर्मुलेशंस हैं जो किसानों ने डेवलप किए हुए हैं। देसी तरीके से आप जितना जाएंगे उतना बढ़िया नेचुरल पौधे की ग्रोथ रहेगी और सारी चीजें ठीक चलेंगी। दूसरा, स्प्रे एक जो है, जब बाली निकले उस समय स्प्रे करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जब 5 से 10% बाली निकलने लगे उस समय स्प्रे करें। और उसमें जो है, अगर आप केमिकल आप कर रहे हैं तो बोरोन ले लीजिए, 20% वाला बोरोन, 1 से 1.5 ग्राम, 1 ग्राम काफ़ी रहता है, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 15 से 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, 15 या 16 लीटर वाली टंकी में। और इसके साथ 05234 मोनो पोटेशियम फास्फेट वो ले लीजिए 100 ग्राम पर टंकी का। और इसमें जो है चाहे तो आप सूडोमोनास ले सकते हैं। मैंने देखा अब की बार में जो गेहूं में मैंने कराया, ये धान में कराया, करीबन एक अकेले इस स्प्रे से लगभग 2 कुंटल से लेकर के 4 कुंटल पर एकड़ की पैदावार बढ़ी है, अकेले एक इस स्प्रे से। क्योंकि फास्फोरस और पोटास की उस समय भी जरूरत पड़ती है जब बाली का इनिशिएशन होता है। पोटास पौधे को रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने के लिए और बीमारी और कीट से बचाने के लिए, और जो फास्फोरस है उस समय जब बाली बनती है, दाना बनता है, पॉलिनेशन में भी वो मदद करता है। और बोरोन जो है वो भी फर्टिलिटी को बढ़ाने में, पॉलिनेशन में मदद करता है। तो वो उस समय आपको जो उस समय जरूरत थी वो आपने दे दी उसको। और यदि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में आप सागरिका के साथ में जो है सुहागा भी कर सकते हैं। और सागरिका के साथ में जो ये आपका डिकम्पोजर है या जीवामृत, जीवामृत सबसे बेस्ट रहेगा। जीवामृत और सागरिका मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए, या दाल वाला जो मैंने बताया आपको वो भी कर सकते हैं। तो उससे उस समय खुराक की जरूरत पड़ती है, उस समय देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है आपको इसमें येलो रस्ट आता है। येलो रस्ट और सूंडी और एफिड, इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। एफिड की यदि हम बात करें तो ये जैसे ही दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में जाता है, एफिड किनारे से शुरू हो जाता है। एफिड को कंट्रोल करने के लिए लहसुन और प्याज का जो है लहसुन और हरी मिर्च का घोल बना लीजिए। 1 किलो लहसुन, 1 किलो हरी मिर्च और 5 लीटर देसी गाय का मूत्र। इनको आप कूट लीजिए और अगले दिन छान करके उसमें गौमूत्र मिला करके, गौमूत्र तो पहले मिला दीजिए, उसके बाद उसको छान करके अगले 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। तो ये कंट्रोल हो जाता है। नीम ऑयल सबसे बेस्ट है, वो कर सकते हैं। मेटाराइजियम बवेरिया बेसन है, वो कर सकते हैं। और देसी फॉर्मुलेशंस बहुत सारे हैं जिनको आप कर सकते हैं। ऐसी सूंडी के लिए कर सकते हैं, सूंडी के लिए बीटी कर सकते हैं, बवेरिया मेटा कर सकते हैं। येलो रस्ट के लिए मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ आपको कि आप सूडोमोनास का स्प्रे कीजिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, अ, मैंने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इसके, बढ़िया क्वालिटी का आप सूडोमोनास फ्लोरोसेंस ले लीजिए। 100 ग्राम या 75 ml पाउडर है तो 100 ग्राम, लिक्विड है तो 75 ml ये ले लीजिए। और 50 ग्राम हल्दी इसमें मिक्स कर लीजिए। और चिपकाने वाली दवा या तो गुड़ डाल लीजिए थोड़ा सा, 50 से 100 ग्राम, और यदि गुड़ नहीं है तो एक शैम्पू एक टंकी में डाल लीजिए। आप सुबह और शाम में इसका स्प्रे कर दीजिए, येलो रस्ट डेफिनिटली कंट्रोल होगा निश्चित रूप से। क्योंकि केमिकल से ये आप कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये केमिकल खेती करने वाले लोग भी कर सकते हैं इसको जो। तो ऐसे करके आप इसे रोकिए। और इसका देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसका पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने धान के लिए बनाया हुआ है। दूसरा है सरसों में पोषक तत्व प्रबंधन। सरसों की चूँकि आप कर ही रहे हैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं, सीड ट्रीटमेंट तो करना ही है इसमें। और डीएपी, एसएसपी का इस्तेमाल करें, और यदि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। सल्फर का ज़रूर ध्यान रखें। जितनी भी सुगंध वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, चूँकि इसमें तेल की क्वालिटी और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और सल्फर ऑर्गेनिक में भी रिकमेंडेशन है। सल्फर आप मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का आता है, सल्फर मिल का आता है, और राना डे है, और मल्टीप्लेक्स है। जो भी आपको सल्फर अच्छा लगे, सल्फर मिल का अच्छा आता है 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप वो इस्तेमाल कीजिए, शुरू में डलवा दीजिए, नहीं तो पहले पानी पे। पानी हल्का रहना चाहिए सरसों में, ये खास बात ध्यान रखें, थोड़ा-सा हल्का पानी दें। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जो है नाजुक क्रॉप है, कम पानी चाहने वाली है। और लास्ट में जो है इसमें एफिड आता है, और व्हाइट रस्ट जो आप ये देख रहे हैं, ये जो गुड़मुड़ा सा बना हुआ है, ये पहले सफ़ेद-सफ़ेद फफूला से बनते हैं पत्ती पर, उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये पूरा फूल जाता है जो तना जो है। तो ये इसकी लास्ट वाली स्टेज है, मतलब मध्य से आगे वाली जो है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सल्फर ही है, ये व्हाइट रस्ट के लिए। उसका आप इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक में भी रिकमेंडेशन है उसकी। और और सूडोमोनास है वो कर सकते हैं। और नहीं तो फिर गौमूत्र के साथ में आप वेस्ट डिकम्पोज़र लगाएँ, उससे भी कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा एफिड है, एफिड का मैंने बताया आपको, बहुत सिंपल तरीका है कि आप जो है इसको
लहसुन, हरी मिर्च या नीम के तेल के से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चने में भी यही कंडीशन है। और चने में जो है, हाँ, 2-3 चीज़ें इसमें विशेष ध्यान रखने की चीज़ें हैं। एक तो जब भी आप सीड ट्रीटमेंट करें तो उसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ज़रूरी मिलाएँ, और ट्राइकोसूडो जो है ये सीड ट्रीटमेंट में भी करें और उसके बाद खेत में भी मिलाएँ। क्योंकि विल्ट जो है, फ्यूजेरियम जो है, ये इसमें बहुत ज़्यादा आती है, और फ्यूजेरियम को कंट्रोल इन्हीं से होता है, इनसे कर सकते हैं। दूसरा, ध्यान रखें कि नमी भी प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर आपने नमी कंट्रोल रखी, हल्का नमी इसमें रहती है। अगर ज़्यादा पानी दे दिया या बारिश हो गई तो उकटा आना ही आना है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। और कभी अगर पानी देना है तो जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करें, जो ऑर्गेनिक वाले हैं। और वरना इसमें जो वो है एसएसपी है, सबसे बेस्ट रहता है। और कंट्रोल क्या करना है इसमें, विल्ट की प्रॉब्लम एक तो रहती है मेन, और दूसरा जो अमेरिकन सूंडी है, हेलियोथिस है, वो इसमें अटैक करती है। तो इसके लिए जो है एनपीवी भी आता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, वो आप ले सकते हैं, आजकल मार्केट में है, दयाल भी बनाती है और कई सारी कंपनियाँ बना रही हैं। बीटी भी आप बीटी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो लहसुन और हरी मिर्च का जो बताया मैंने, उससे भी कंट्रोल हो सकता है। और आपका जो नीम ऑयल है वो सबसे बेस्ट होता है। तो नीम ऑयल ऑर्गेनिक वाले भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल वाले भी, क्योंकि ये केमिकल के साथ भी कंपैटिबल है। तो ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो सारे कीटों की जो सारी स्टेजेज़ हैं, उनको कवर करता है। अंडा हो, मेल हो, फीमेल हो, प्यूपा हो, या आपका जो है कैटरपिलर हो, वो सभी स्टेज पे कवर करता है। मारता नहीं है लेकिन रिपेलेंट करता है, धीरे-धीरे भगाता है, उनकी खाने की प्रवृत्ति चेंज कर देता है। इसलिए नीम ऑयल बेस्ट है। अब मार्केट में ये भी जो है अच्छी क्वालिटी का देखने वाली बात है। करंज ऑयल जो है, नीम ऑयल से बेहतर सस्ता पड़ता है करंज ऑयल। तो आप, चूँकि पिछले साल मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों को मँगाने का प्रयास किया तो मिला नहीं, क्योंकि निबोली पिछली बार आई नहीं ज़्यादा फल। इसलिए करंज ऑयल इस समय सस्ता है, तो करंज ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेगुलर वाली फसलें हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने धैर्य से सुना, आपके जो भी सवाल हैं अ, आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि टिकाऊ खेती जो है वो उसके करने के लिए ये बदलाव तो ज़रूरी है, और धरा को आप स्वस्थ करना है तो नई खेती और नए युग का आगाज़ आपको करना पड़ेगा। और अपने अपने लिए और अपने आने वाली संतति के लिए। क्योंकि हमने जो ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दी है, वो ज़मीन हम अपने आने वाली संतति को नहीं दे पाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए खेती में बदलाव ज़रूरी है। और मेरा एक चैनल भी है, आप लोग बदलाव चैनल के नाम से है, आप वहाँ पर जाकर के भी कुछ बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मैं कुछ चीज़ों पे काम करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। और बाकी ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत अच्छा बलराम संदेश ने दिया हुआ है। तो यहाँ तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो ही जाता है। तो सौरभ जी, बहुत-बहुत सवाल? धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही हम सबके बीच कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, अपने लिए नहीं तो अपनी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सभी कृषक बंधु, सभी लोग काफ़ी लाभान्वित हुए हैं सर आज। सरसों से लेके गेहूँ और चने का जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है सर, बहुत बढ़िया। और गाय के ऊपर जो आपने उद्बोधन दिया है, ये सचमुच में बहुत उपयोगी जानकारी है सर, जिसे हम लोगों को किसी न किसी रूप में बचाना पड़ेगा अपनी संस्कृति को इसी तरीके से। इस बिल्कुल। धरा के लिए बहुत ज़रूरी है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले हमारे वेबिनार के प्रश्न उत्तर के पोर्शन पे आता हूँ। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया कर जो पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज़ करें। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आए हुए सवालों को धीरज जी और शुभम जी हैं हमारे साथ, वो भी ले सकते हैं। तो कोई अगर किसान बंधु पूछना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज़ करें और माइक खोलते जाएँ। आप सभी से अनुरोध है, आप अपना परिचय पहले देंगे, सवाल पूछेंगे और उसके बाद आपका सवाल रखेंगे। स्वागत है। जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आप में से जिसका भी प्रश्न हो, प्रकाश मालपानी जी, आपका सवाल रखिए प्लीज। आपका माइक ऑन कर प्रकाश लीजिए। जी माइक ऑन करिए, अगर आवाज आ रही हो आपको तो प्रश्न पूछिए। प्रकाश जी शायद माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अन्य किसी का भी जो सवाल हो आप आप पूछिए। सर मैं बसंत वर्मा बोल रहा हूँ हरदा जी जिले सर। से। नमस्ते। जी नमस्ते वसंत जी। नमस्कार। सर मुझे थोड़ी सी ये जानकारी चाहिए थी कि
मुझे ऐसी जानकारी लगी कि आम के पत्तों को डिकम्पोज करते हैं तो माइक्रोराइजा का सोर्स होता है। ये क्या सही है क्या? आम के पत्तों को क्या करते हैं? डिकम्पोज करने पर माइक्रोराइजा का माइकोराइजा शोध। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। माइकोराइजा का जो सोर्स है वो रूट्स में होता है और एरियल में नहीं मिलेगा वो आपको। वो जहाँ भी या तो कोई ऑथेंटिक डाटा ऐसा हो, कोई केस स्टडी हो जिन्होंने इस पे वर्क किया हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये सही नहीं है। ओके। बसंत जी, जी आप माइक्रोराइजा का एक स्रोत जो बिना बाजार के माध्यम से आप चाहें तो वो है जी। लीची की बाग में। अगर कोई नया हाँ पौधा कहीं लगाना हो तो लीची हाँ। के बाग से जड़ निकालेंगे तो उस बाग में जो है लीची की जड़ों में माइक्रोराइजा पाया जाता है। और लैब कंडीशन में जो माइक्रोराइजा बनाया जाता है वो मक्के की जड़ों से, जैसी मेरी जानकारी है, वो बना निकाल के हाँ किया वो तो जाता है है। सर, मक्के का। जी जी तो जी। मुझे ऐसी जानकारी लगी थी, अगर आप पुराना इसीलिए मैंने बाग कंफर्म किया। आपके पास लीची का पेड़ है कहीं पे भी, तो जी। नया बाग लगाते टाइम अगर लीची की जड़ों के पास से मिट्टी निकाली जाए तो वो उसको बहुत ज्यादा तेजी से विकसित करता है। ओके। जी थैंक यू ठीक सर। ठीक। प्रकाश मालपानी जी, आप पूछ सकते हैं, आपका माइक। हाँ जी। जी जी, स्वागत जी है। हाँ जी, मैं करंज नमस्ते। ऑयल का अपना जो सही सप्लायर्स हों, अगर उनके कुछ नाम वगैरह कुछ मिल सके तो बहुत प्रकाश अच्छा सर, होगा। आप कहाँ सर हैं? आप परिचय दे दीजिए प्लीज। जबलपुर से, मैं अच्छा, जबलपुर से हूँ। अच्छा, आप मालपानी हाँ जी। जी। हाँ प्रकाश जी, सप्लायर्स में अभी बहुत रिसेंटली पिछले हफ्ते से इफ्को ने एक अपना नया प्रोडक्ट शायद लॉन्च किया है नीलंज नाम से। तो नीम तेल अच्छा, और करंज तेल ये दोनों ही उसमें मिले हुए आ रहे हैं। ये और ओके अच्छा जी। करीब बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल रिसेंट प्रोडक्ट है, इसी हफ्ते शायद ये लॉन्च हुआ है। मेरी जानकारी में अच्छा पिछले अच्छा। हफ्ते ही आया है। हाँ हाँ, और इसके अलावा इसको आपके वालों पास से में मैं पता कर लेता हूँ। जी जी नहीं, सर। मैं नीम ऑयल और नीम खली तो मंगवा ली थी इफ्को की, जी 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 जी। और उसको अभी हम चना और मटर में यूज कर रहे हैं, नीम खली और नीम ऑयल को। जी जी सर, बेहतर। और सुशील, हाँ जी सर। प्रकाश जी, आपका और प्रश्न और दूसरा जी दूसरा ये है कि जो अपना रेड्डी साहब की जो है सीआर रेड्डी साहब की सीवीआर रेड्डी का साहब का, तो काफी उसकी सारी टेक्निक जो कंपनीज हैं। है हाँ जी हाँ जी ऊपर सब सॉइल एंड टॉप सॉइल जी यूज करेंगे आपकी, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। जी सर, बेहतर है, बहुत धन्यवाद। सुशील पाटीदार जी थैंक मंदसौर से आपका हैंड रेज है, आप अपने सवाल को रख सकते हैं। नमस्ते सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। जी जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था कि माइक्रोराइजा का सही उपयोग हम जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी हेलो। सुशील जी, हाँ जी सुशील जी, प्रश्न पूरा कीजिए सर। माइक्रोवाइजर का कुछ उपयोग जानना चाह रहे हैं क्या कोई बात नहीं। सुशील भाई? प्रेम खोरे जी हरदा से हमारे बीच में जैविक किसान हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। प्रेम खोरे जी। जी हेलो। जी, आ जी रही है आवाज? हाँ जी जी, बताइए सर। नमस्कार प्रेम। नमस्कार सर, मैं प्रेम खोरे हूँ हरदा से और लगभग पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। मेरे बहुत दो अच्छी बात। सवाल हैं कि मेरी जमीन का पीएच लेवल जो है जी वो नेचुरली पानी की वजह से या किस कारण से बढ़ा हुआ रहता है? पहले कुछ ज्यादा बड़ा रहता था, लगभग रहता था। अब हम्म, धीरे धीरे वो कुछ कंट्रोल तो हुआ है, मगर ये और बेहतर तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला सवाल ये था। और दूसरा ये था कि गेहूं की जब मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो जी नाइट्रोजन मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज के रूप में रहता है। उसके लिए कई प्रयोग मैंने करके देखे हैं। हालांकि जी पूर्ति लगभग करता हूँ, मगर एक परफेक्ट क्या चीज हो सकती है जिससे मैं नाइट्रोजन की उपलब्धता करवा सकूं? ये दो सवाल थे सर मेरे। एक तो जो पीएच की बात आपने की, इसमें जो पानी है, पानी आपने टेस्ट कराया है? अब पानी टेस्ट कराया था पहले, कुछ लैब वालों का और वैज्ञानिकों को भी बताया था। उनका कहना यही पड़ा कि आपके पानी में टीडीएस की मात्रा ज्यादा है और यही पीएच का लेवल बढ़ाता है। और ईसी कितना है ईसी? इसी का मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि वो लंबा समय हो गया है पानी के टेस्ट को कराए हुए। अच्छा, तो ये तो एक वजह हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और जी, दूसरा दूसरा जो अभी आप इनपुट्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इनपुट समय में वैसे तो जीवामृत, घनामृत, केचुआ खाद, हम्म कंपोस्ट,
ये सभी करता हूँ। मगर पिछले 2 साल से मैंने जीवामृत वगैरह पे भी काम बंद करके और डायरेक्ट ताजे गोबर का घोल, गोमूत्र का घोल और गुड़, इनको हम्म सीधा घोल करके और सीधा कुएँ में डाल के और उसके हम्म, माध्यम से खेत तक पहुँचाने का काम किया है। तो इसका रिजल्ट भी मुझे पहले से बेहतर लगा, मगर बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। कहीं महसूस तो होता है कि नाइट्रोजन की कमी लग रही है। अच्छा, तो नाइट्रोजन के लिए सोर्स में क्या डालते हैं इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा सर बस ये जीवामृत वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ और डिकम्पोज़र के साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से बनता है उसको इस्तेमाल करता हूँ। ये दाल वाला करते हैं आप? जी हाँ, करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और बैक्टीरिया बैक्टीरिया कभी डाल के देखे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु? बैक्टीरिया भी लगभग सभी बैक्टीरिया यूज़ करता हूँ, जैसे एज़ोटोबैक्टर है और ठीक है। पीएचबी वगैरह तो खैर करते ही हूँ। तो अ, आप एक एक तो सर इसमें जो एजोला है ना, एजोला आप बनाने का वहां से कहीं से कल्चर आप ले लीजिए, कोई आसपास अगर रिसर्च सेंटर हो। और जी, एजोला की आप कच्चे में भी बना सकते हैं, कच्चा बनाना है तो सिंपल गड्ढा करके और उसमें पॉलीथीन डाल करके बना सकते हैं। और यदि जी, पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप पक्के स्ट्रक्चर बना करके एजोला का आप इस्तेमाल करिए। आपका जो जी। ये समस्याएं हैं ये काफी हद तक नाइट्रोजन वाली भी खत्म हो जाएगी। और जो पीएच वाली है, पीएच वाली के लिए पानी का एक बार और टेस्ट करवा के देखिए। अच्छा, नहरी पानी है क्या वहां पर? नहरी पानी है मगर वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर है। जी तो यदि पानी में समस्या है तो फिर वो तो एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। उसमें कुछ एक और हो सकता है कि जो चुंबक वाला एक कुछ ऐसा टेक्निक है, जो जहाँ जी, जी। आपका बोर बोर निकलता है तो वहाँ पे वो जो उसके टीडीएस को कैप्चर करने वाले जो अ, चुंबक एक आती है वो लग जाती है उसमें, कुछ शायद है, कुछ कंपनीज बनाती हैं उसको। तो वहाँ वो आप अच्छा, एक बार ट्राई कर सकते हैं। और एक बार पहले पानी सर को टेस्ट कराइए। तो और मैंने एजोला का आप एजोला इस्तेमाल कीजिए। एजोला का मैंने ट्राई किया था, तो मुझे उसमें भी ऐसी शंका हुई है कि शायद मेरे यहाँ के पानी में वो हो नहीं पा रहा है। अब वो कितना हाँ, सही तो है, मैंने तो 2-3 फिर बार तो ट्राई करके देखा। पानी आप टेस्ट कराइए सर एक बार, क्योंकि पानी ही जी, मेन है खेती के लिए। अगर वही गड़बड़ है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। या फिर बोर अपना थोड़ा और गहरा करा लीजिए। जो लेयर जी, है आपकी, हो सकता है कि नीचे वाली लेयर जो है मीठे पानी की हो, जी, जी, वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। जी, थैंक यू। प्रेम गोरे साहब, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं थोड़ा व्यवधान डाल रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। जी, और अगर आपको भोपाल एमएससीटी भी मिलता है तो वहां पर आप सॉइल टेस्ट वाटर टेस्ट करवा सकते हैं। तो बहुत जी, आपको बढ़िया, वहाँ बहुत बढ़िया। नॉर्म्स बताना पड़ता है हम्म, कि आप जी, ईसी टेस्ट कराना चाह रहे हैं, टीडीएस कराना चाह रहे हैं उसका, या पीएच टेस्ट करा रहे हैं, तो ये जी, भी कर सकते हैं। और एक मीटर भी आता है, अगर आप अमेजोन कोई आपके यहाँ यूज करते हो तो टीडीएस जी, का पीएच मीटर भी आता है, तो पीएच मीटर भी आप उसके हाँ, थ्रू वो कर भी आप सकते ट्राई कर सकते हैं, वो भी ले सकते जी, हैं, बिल्कुल सही। हो, वो भी बड़ा जी, उपयोगी रहेगा। जी धन्यवाद। जी, मेरे ख्याल से जी। सुशील पाटीदार जी मंदसौर से फिर से रेज किया। सुशील भाई आपका माइक खोलें, उस समय कुछ व्यवधान आ गया था शायद टेक्निकल आपको। सुशील जी मंदसौर से माइक्रोराइजा के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अभी 2 हैंड रेज हैं। राकेश कुमार जी अगर आप सुन पा रहे हो, मेरे ख्याल से। सर जी हाँ नमस्कार। सर। हाँ हाँ, पूछिए राकेश जी, पूछिए पूछिए। सर अ, ये हेलो। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। पूछिए पूछिए पूछिए। सर जी ये नेमाटोड के लिए कोई जैविक में उपाय? और एक और समस्या सर, मैं वेस्ट डिकम्पोजर का मतलब पानी से उपयोग करता हूँ सर, अपने खेत में वेंचुरी लगवाया हूँ उससे। तो सर अभी तक मैं देखा हूँ कि जिस जिस खेत में वेस्ट डिकम्पोजर का पानी के साथ यूज किया हूँ उसमें नाइट्रोजन का डिफिशियंसी दिखता है सर। ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये वेस्ट सर डिकम्पोज से मैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से कोई मतलब तो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जिस खेत में पानी उस डिकम्पोजर वाला चलाया हूँ सर, उसमें हाँ, और गेहूं का जो पत्ता है नीचे से पीला हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि पानी फ्लड फ्लड इरिगेशन करते हैं, पहले नहीं हाँ, होता था। फ्लड इरिगेशन है सर। हाँ, तो वो किस स्टेज पे जो पहला पानी लगाया उसमें अगर है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। हाँ, पहले ही पानी में आया है सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेस्ट बस डिकम्पोजर से ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जी। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सर ये एक सवाल और। नेमाटोड के लिए अपना हाँ, जैविक में निमाटोड के लिए जो है पेसिलोमाइसिस लिनासिनस है। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉक्चुनिया करके आया है, वो भी है, दोनों फफूंद हैं। उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम केक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ हद तक ट्राइकोडर्मा भी इसको कंट्रोल करता है। तो ट्राइकोडर्मा का
जी सर, जी सर, ठीक है। सुशील पाटीदार जी। सुशील पाटीदार जी, हाँ बोलिए 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 सुशील भाई, क्लियर है, आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ जी, आ रही है। पूछिए शिव सुशील सर भाई। आपकी आवाज म्यूट है शिव सर। हाँ अच्छा जी मेरी म्यूट है। आप क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। अब ठीक है, हाँ ठीक है। जी जी पूछिए जी सर, सुशील भाई। सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। मैंने एक प्रश्न लिखा था चैट बॉक्स में, पढ़ रहा जी हूँ जी। कि माइक्रोराइजा का उपयोग हम खेतों में करते हैं तो सही समय कब है? अच्छा उनमें देखिए साइड मैं ट्रीटमेंट में अभी आपने कब कब किया है, आप अभी तक जो कर रहे थे? अभी क्या है, माइक्रोराइजा के विषय में मेरा संशय ज्यादा है। अभी तक मैंने इसको सॉइल ट्रीटमेंट में यूज किया है। अच्छा सॉइल ट्रीटमेंट में देखिए, इसको जो ग्रोथिंग फेज होती है पौधे की, जैसे मान लीजिए गेहूं की बात करें तो जो शुरू से लेकर के मतलब जब से आप पौधा लगा रहे हैं तब से लेकर 55 से 60 दिन तक जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पहले पानी पे कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो जमीन में चला जाए नमी के साथ में। जैसे आपने गोबर की खाद में मिला लिया उसको, या कोई कंपोस्ट या मिट्टी में मिला लिया और ईटा दे करके ऊपर से पानी दे दिया, तो वो आप ग्रोथिंग फेज में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ज्यादा लेट ना करें, जो पौधे की बढ़वार की अवस्था होती है उसी में इस्तेमाल करें उसको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू भैया पाटीदार जी। दीपक खरबंदा जी रेस किए हुए हैं। दीपक जी आपको आवाज आ रही है? दीपक जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी हाँ जी, पूछिए सर सर, पूछिए, पूछिए। अपना सर परिचय दे मेरा दीजिए। दीपक जी मेरा कानपुर से। जी जी कानपुर जी से। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर, मैं पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल था, नीम जी ऑयल की जगह नीम के पत्तों को गोमूत्र में मिला के उसका डाइल्यूशन करके स्प्रे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। सेम इफेक्ट नीम आएगा? का नीम का कोई भी पार्ट है, इवन निबोलियों को भी आप सुखा करके क्रश करके पाउडर बना करके भी कर सकते हैं, उसको उबाल के भी कर सकते हैं। नीम का कोई भी किसी भी तरीके से, इवन छाल को भी आप उबाल करके और उसका जो अर्क निकलता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक देखिए इसमें है, मुख्य तत्व जो है एजाडिरेक्टिन है, वही है जो कीड़ों के लिए नुकसानदायक है। अंडे फोड़ने की प्रोसेस को देर में कर देता है, या बदबू की वजह से, कड़वेपन की वजह से उन्हें दूर कर देता है। तो आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जी थैंक यू। डॉक्टर जीएस चंदावत जी, आपका चुनावत हैंडरेज है जी। हाँ नमस्कार सर। चुनावत जी। नमस्कार। जी 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 सर बहुत जी अच्छा, डॉक्टर साहब आपका नमस्कार। लेक्चर अच्छा लगा सर। और जी मैं एक चीज जानना चाह रहा था जी कि जो सूक्ष्म जीव हैं। डॉक्टर जी साहब अपना परिचय दे दें सर थोड़ा सा। जी जी मैं डॉक्टर जीएस चुंडावत हूँ, कृषि जी विज्ञान केंद्र में पदस्थ हूँ। जी और मैं एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है पौध संरक्षण का। जी, जी स्वागत है, लेकिन स्वागत है अभी सर, यहाँ बहुत पे स्वागत कोई भी सॉइल साइंटिस्ट या एग्रोनॉमिस्ट नहीं है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर जी, मंदसौर से हैं हम। के टच में जी हूँ जी और जी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कि कार्य कर रहा हूँ। स्वागत बहुत है सर, बढ़िया सर, स्वागत है। बहुत तो पूछिए सर सर। थोड़ा सा ये चीज जानना था कि जो सूक्ष्म जीव है जी उनको बेटर काम करने के लिए जो सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट है वो जी कितना ऑप्टिमम रहेगा और कितना तक पहुंचा दे हम इन किसान भाइयों के खेतों में, कि ताकि जी वो अपना काम सस्टेनेबल या टिकाऊ तरीके से करने लग जी जाए। देखिए डॉक्टर साहब, जीवांश कार्बन जो है वो जो सॉयल का कंपोजिशन है वो बहुत बढ़िया है। उसमें 45% मिनरल्स होते हैं, 25% एयर होती है और 25% जो है उसमें पानी होता है। तो 5% जो है वो जीवांश कार्बन हो सकता है, 5% तक पहुंच सकता है। अभी जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं जी वो 0.8 से 1% मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इतना भी सॉइल में नहीं है क्योंकि जमीन का जो हिरास है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अभी जो बहुत सारी स्टेटस है सॉइल की, हम देखते हैं कि 0.2, 0.3, 0.5 तक है, और जो जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी कर रहे हैं उनका जो है 1% तक पहुंचा है। जी तो जो जितना ज्यादा एक्टिविटी सॉइल में होगी। दूसरा एक पॉइंट मेरे से भी छूट गया, इसमें जो जो इंटरक्रॉप है वो जी मतलब मल्टी लेयर क्रॉपिंग और इंटरक्रॉप, ये जी करने से भी सॉइल एनरिच होती है। क्योंकि जो जितनी ज्यादा फसलें हमारी खेत में होंगी उतनी जी इनकी जड़ों से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जो इंसेक्ट को भी रोकते हैं, डिजीज को भी रोकते हैं, और साथ में एक दूसरे को जो है तत्वों की पूर्ति भी करते हैं। उनको जी रूट एक्सुडेट्स कह सकते हैं, और जो इस तरह की चीजें हैं वो इनके साथ होता है। तो इंटरक्रॉप भी करने से, फसल चक्र अपनाने से
ये जो फसलों का चयन है वो भी ठीक तरीके से यदि किया जाए तो फर्टिलिटी बढ़ती है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर राजपूत बोल रहा हूँ, रीजनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नमस्कार सर, स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। मुझे समाओ मध्य प्रदेश, क्योंकि आई बिलोंग टू जबलपुर, तो ये बलराम संदेश, तो बलराम मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे जुड़ने में आनंद आता है। तो स्वागत है सर, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी जी, ये प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? सर बलराम संदेश सर। एक बहुत लंबी टीम, एक लंबी टीम है सर, बस आपका आशीर्वाद है सर, यूं ही बना रहे, आप रहते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन रहता है। स्वागत है अजय सर। तो आनंद आता है मुझे, मेरे एक्चुअली ही इज इन ICMR and he sent me the link, so I just after taking my dinner, just I have seen that there some interaction. Sir, it's our privilege to be invited and to be here. You are here, sir. It's our privilege, sir. Whole team is welcoming you, sir. Thank you very much for appreciation, sir. Right, it's now good to get to see you, sir. It's good to see you, sir. It's really appreciative. That will be a success of our all the efforts, sir. Thank you very much, Dr. Sir. Thank you. We also enjoy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Appreciate it, sir. कौन शामिल है अभी? पहले तो मैं थोड़ा परिचय लेने की इच्छा है मेरी। कौन है इसमें? First of all, sir, our main speaker. He is very much there. Dr. Shiv sir, can you please explain about your all the information to Dr. Dr. Shiv sir, please. डॉक्टर साहब, मैं शिव कुमार हूँ, मैं मेरठ से हूँ सर, और हाँ, मैं MSc AG हॉर्टिकल्चर से हूँ, और अभी मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ। उससे पहले मैं IPL में और कई सारी प्राइवेट कंपनीज में काम किया, कुछ NGOs में काम किया, ऑर्गेनिक के सेक्टर में ही हूँ पिछले 15 सालों से, और अभी भी बहुत सारे फार्मर्स अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको रेगुलर जो हेल्पिंग हो सकती है अपनी तरफ से, बाकी उनके साथ में उनकी मार्केटिंग, ग्रेडिंग, कुछ FPOs के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, कुछ NGOs के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। वो रेगुलर चलता रहता है गवर्नमेंट की जॉब के साथ में। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत our mentor, I am just inviting him, Dr. Devendra Kumar Pyasi sir. Please sir, introduce Devendra Kumar Pyasi sir. Dr. Devendra Kumar सर मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी हूँ। बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। और इस संस्था का गठन, ये एक्चुअली कहीं ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, केवल सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, चाहे NGOs की हो, चाहे KVKs की हो, साथ ही साथ जो हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं और नए नए आइडियाज लेके बेहतर खेती को अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं, वो सारी जानकारियों को संकलित कर आम किसानों तक पहुंचाना ही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, केवल ऑनलाइन फेसबुक, सोशल मीडिया है। और हमारी ये हमारी टीम है जिसमें 6, 7, 8 लोग हैं हम, और सभी लोग उसमें से मैक्सिमम लोग किसान हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें अधिकतर लोग किसान हैं, कुछ फार्मर्स हैं, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर शिव कुमार साहब से आप परिचित हो चुके हैं। तो ऐसे 8 लोगों की एक टीम है। साथ ही साथ हमारे मेंटोर हैं दशरथ पांडे जी, प्रणय व्यास साहब सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के SCO हैं। तो सब लोगों का आशीर्वाद लेके, और आप स्वयं हैं, तो सब लोग, बालेंदु जी हैं, ओम ठाकुर जी हैं, और अपने जो है अर्जरिया जी हैं। तो विश्वविद्यालय परिवार, विश्वविद्यालय का सहयोग पूरा मिलता है, और इसको जो है वेबिनार के माध्यम से रबी फसलों की। मैं कुछ बात करूं क्या? वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। इट्स आवर प्रिविलेज सर, प्लीज सर, टेक योर टाइम। आपके JNKV से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, मेरी PhD भी JNK से हुई थी, है ना? तो आपके जो JNKV के मेंबर हैं, अश्विनी चौहान वगैरह से मेरी अक्सर बात होती रहती है। जी सर। और अभी बालाघाट वालों ने कोई प्रोग्राम किया था, आपको शायद याद होगा। जी सर, थे सर। हाँ, तो उसमें आप थे सर, बिल्कुल। उसमें भी मेरा प्रेजेंटेशन रखा था उन्होंने। तो
हमने एक छोटा सा प्रयास ये किया है। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, क्या बात। अब क्या अपने एरिया के लोगों को देखने से बड़ा मन खुश हो जाता है। मैं अभी उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार, 3 स्टेट को देख रहा हूँ यहाँ से। पहले तो दिल्ली में था, आपको पता है, वहां से डिप्टी कमिश्नर से मैंने इसको रीजनल डायरेक्टर को प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ कुछ करने का और फार्मर्स के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो आई थॉट इंस्टेड ऑफ engaging in myself on files and some other work and allotment of fund, it is better to work with the farming community. ठीक है? वाव सर। तो मेरा बड़ा अच्छा मेरा एक इंटरेस्ट ये है कि थोड़ा सा इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, इसमें किसानों को बहुत कुछ मिल सकता है। मैं चाह रहा था कि हमने एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि जैसे ये इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज हमारे जैविक खेती का बहुत अच्छा है। तो आई एम ऑडिबल? ऑडिबल, वेरी मच ऑडिबल सर। कीप गोइंग। तो हर एरिया में, सारे एरिया में कुछ न कुछ ना नई चीजें आती हैं। तो हमने अभी एक छोटा सा प्रयास किया था, मैं आपको बुक में शेयर भी करना चाहूंगा। तो उसमें एक इंडिजिनल टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, उसको लेके एक बुकलेट बनाई है, और ये जैविक खेती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे भी पड़ी हुई है, आप लोग कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हो। और उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें किसान भाइयों को बहुत फायदा मिल सकता है। जैसे मैं अभी एक आध शेयर करूंगा आपके साथ, अगर टाइम हो तो, अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो ये हमने वो टेक्निक्स ली हैं जिसमें जो या तो किसी ICAR के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा साइंटिफिकली वैलिडेटेड किया हो, या हमारे नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या मोदीपुरम का ICAR का सेंटर है, जिसने भी साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। पर कुछ ऐसी भी हैं जिनको साइंटिफिक वैलिडेशन की जरूरत है। तो ऐसी एक बुक है जिसको मैं शेयर करूंगा, और डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ये इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप वाइज विद रेफरेंस टू प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कितना डोज होना चाहिए, कितना, जैसे अभी हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्नोलॉजी क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अलग अलग जगह पे अलग अलग आप देखेंगे तो कभी सिमिलरिटी नहीं मिलती। कोई कुछ कितना डालता है, जैसे जीवामृत बनाते हैं तो कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा अलग पैटर्न है, उड़ीसा का थोड़ा अलग पैटर्न है, यहाँ हंडी खातर बहुत वगैरह बनाते हैं लोग। फिर यहाँ पे जो है और भी इस तरह से, मतलब अलग अलग वो है। तो मैं चाह रहा था कि इसको साइंटिफिकली वैलिडेट करते हुए और सभी लोगों के काम आए, इस तरह की एक बुकलेट बनाई, तो इसको हम शेयर करेंगे आपको। इसमें एक कोल्हापुर में, जब मैं महाराष्ट्र में था तो आई वाज लुकिंग आफ्टर 3-4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। तो वहाँ कोल्हापुर में फार्मर्स हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ मैं आपको विद इन 2 मिनट्स। व्हाट दे यूज्ड टू डू एक्चुअली, जैसे पार्थेनियम होता है ना, आपको कांग्रेस गाजर घास, हाँ, यस। पार्थेनियम का क्या प्रॉब्लम होता है ये तो आप सब लोग जानते हैं, बीड्स है ना। तो बीड है, अब उसका तो कोई मतलब, लोग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मोस्टली लोग, मंदसौर से कौन कौन है अभी? काफी सारे लोग हैं सर, दशरथ पांडे सर हैं 40% से ज्यादा। और अरे वाह, मंदसौर मेरा फेवरेट प्लेस है, वहाँ भी हम हॉर्टिकल्चर में जाते थे और बड़ा काफी कुछ वहाँ से जुड़ा हुआ है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। मंदसौर से हूँ। नाम हमने दिया है LLDB, दिस इज लोकल लोकस बायोडाइजेस्टिंग सिस्टम ऑफ पार्थेनियम। इसमें क्या किया है डॉक्टर साहब यादव जी, ये जैसे पार्थेनियम में आपने देखा होगा कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं होता, ना के बराबर होता है, केवल एक जाइगोग्रामम बाइक्लोरेटा है उसको खाता है, जो उसकी पत्तियों को खाता है। जैसे हमारे यहाँ जबलपुर में जो डायरेक्टरेट ऑफ बीड साइंस है ना, तो उनसे भी छोड़ा गया था जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा, नरसिंहपुर के क्षेत्र में कुछ साल पहले छोड़ा गया था। करते हैं लेकिन इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसमें क्या किया कि आपने देखा होगा कि मोस्टली पार्थेनियम को अटैक नहीं होता, उसको कोई बीमारी भी नहीं लगती। जैसे जैसे गर्मी भी बढ़ती है तो उसमें आप देखेंगे कि क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ जाता है, ग्रीननेस बढ़ जाती है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, चूंकि उसकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, तो वहां के फार्मर्स ने क्या किया, इसका जूस निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला है, और उस एक्सट्रैक्ट को क्या किया उन्होंने 1:20
1 लीटर को 10-20 लीटर पानी में मिला के और दूसरी फसल में स्प्रे किया। समझ रहे हैं आप? तो वो स्प्रे करने से क्या हुआ कि सारे के सारे फील्ड में जो स्मेल आ रही थी वो पार्थेनियम की आ रही थी। तो इंसेक्ट पेस्ट को ये भ्रम होता है कि ये पार्थेनियम का फील्ड है बिकॉज़ ऑफ द स्मेल ऑफ द पार्थेनियम स्प्रे। ओके, सो आपने उसमें ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने कंट्रोल के साथ किया वहां पे फार्मर्स ने कोल्हापुर के, तो उन्होंने देखा कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो स्मेल की वजह से कह लीजिए, और दूसरा उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी नाइट्रोजन कंटेंट होता है, फास्फोरस भी उसमें होता है, वो भी मिल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने शुगर केन के फील्ड में और दूसरे फील्ड में इस तरह का एक आइडिया डेवलप करके बहुत अच्छा प्रयोग किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि LLDB, ऐसे हमारे एरिया में भी और भी अलग अलग, जैसे उड़ीसा में भी बहुत सारी, जैसे यहाँ कोकोनट होता है तो कोकोनट को लेके बहुत सारे इस तरह के प्रयोग किए गए हैं फार्मर्स ने। और फिर दूसरे जैसे आपने हेलो 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 सर, आपकी आवाज माइक म्यूट हो गया सबका? माइक हाँ म्यूट हो जी, गया। शायद म्यूट हुआ। कुछ सवाल, अभी कुछ सवाल कुछ और रह सवाल गए हैं। आ गए सर, आ गए। हाँ सर थोड़ा क्लियर शायद नेटवर्क के कारण। जी जी। अच्छा, एक्चुअली म्यूट कर दिया था शायद किसी ने, हो गया होगा बाय मिस्टेक। सर बाय मिस्टेक हो गया। आप लोग जारी रखिए, जस्ट मैं तो ऐसे 5 मिनट के लिए आप लोगों को हेलो करने का मन कर गया था। नहीं सर कंटिन्यू करिए। नहीं, मुझे आई लाइक टू इंटरेक्ट विद द मध्य प्रदेश पीपल, स्पेशली बिकॉज़ आई बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अपने लोग कल परसों हम लोग भी एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं 23 को, जिसमें ये इंटरनेशनल फार्मर डे है, आपको शायद पता होगा आप लोगों को। जी तो इसमें यहाँ पर एक बड़ा मीडिया, संकल्प मीडिया है, वो कर रहे हैं प्रोग्राम, उसमें हमारा रहेगा काफी। और कभी अगर आप लोग आते हैं यहाँ उड़ीसा, स्पेशली जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं तो स्वागत है। हम आपको चाहेंगे कि आप लोग आएं कभी। और यहाँ बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। थोड़ा मैं वो चाहूंगा सर, अभी काफी सारे अपने बीच में सवालों के प्रश्न और दो बाकी हैं और समय थोड़ा देर हो रहा है, तो हम थोड़ा सा सर आप जी पर्सनली और भी जुड़ेंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अपने बीच में अनीता यादव जी हैं, आपका हैंड रेज है। जगत जी और संजय मेहता जी, आप में से जिसका भी सवाल हो आप माइक ऑन करके अपना परिचय देखें। और अनीता यादव जी, आप अपना परिचय देते हुए पूछें सर। सर नमस्ते सर सभी को। जी नमस्कार। सर मैं अनीता यादव रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ जी। सबसे पहले तो सर आप लोग बहुत ही नोबल आप लोग जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आपका मन से धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर मैं ये पूछना चाहती, जो ये अजोला आपने बताया तो मैंने चैट बॉक्स में भी डाला था, तो इसको कमर्शियल पर्पज से अगर हम करना चाहें तो कैसा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि उसमें नमी, मॉइस्चर वगैरह बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर अगर वो सूख जाएगा तो उसकी थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा जी। और कमर्शियल कुछ लोग अभी तक तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सब लोग अपने लेवल पे बनाते हैं, स्वयं ही बनाते हैं, और बाकी किया जा सकता है, अगर आप प्रयास करेंगे तो करके देख सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। एनआरआई इंस्टीट्यूट है कटक में, और अजोला पे सबसे ज्यादा काम यहाँ पर हुआ है, और इनफैक्ट आई डिड माय पीएचडी ऑन अजोला। तो अनीता जी, आप वहाँ अगर आप कभी JNKV में जाएंगे तो वहाँ भी काफी अजोला पे काम हुआ है, और वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क देयर। तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अजोला की 4-5 जो स्पीशीज हैं उसमें अजोला पिन्नेटा इज मोस्ट यूजफुल। और उसके आजकल तो बॉल्स भी बन रहे हैं, अजोला पिन्नेटा, अजोला माइक्रोफाइला एंड अजोला रबरा। इसमें से अजोला पिन्नेटा जो है इंडिया में मोस्टली पाया जाता है, और इसकी बहुत अच्छी वो है। इसमें एक्चुअली आपने देखेंगे पिगमेंटेशन होता है, जब ये रेड कलर का हो जाता है तो एंथोसायनिन पिगमेंट आ जाता है। तो आप क्या राइस के फील्ड के अलावा इसको और भी किसी क्रॉप में यूज करना चाहते हैं तो बताएं, कौन से फील्ड में यूज करना चाहते हैं? राइस के लिए है बेसिकली ये, तो आप पोल्ट्री में भी जी सर पानी चाहिए इसे। डॉक्टर शुभम जी, सर का जो है ना लेक्चर रखवा लेने, वो अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल
हमने पहले से ही प्लान ठीक कर है। रखा है सर इसे भी। बिल्कुल, जी सर। डॉक्टर साहब की सेवा लेंगे सर जरूर। सर मैं ये चाहूंगा आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकें अगर, तो हम लोगों के लिए काफी इजी रहेगा सर। बिल्कुल ये नंबर डेफिनेटली हम मेरे लोग तो नंबर मैं शेयर करता हूँ आपको, मेरे नंबर शेयर पास करता है, हूँ। मेरे पास अच्छा है। सर के पास है, अरे सर है सर है सर। संजय मेहता नहीं, जी आपका कोई सवाल है? नंबर शेयर करके मैं डिसअपियर हो जाता हूँ, आप लोग डिस्कस करो। अरे नहीं नहीं जी जी आप प्लीज रुकें जी सर, सर। और भी सहयोग लगेगा यहाँ पे। संजय कोई जी। बात जी नहीं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार संजय जी। डॉक्टर शिव कुमार जी को भी नमस्कार। हम जी इनसे नमस्कार सर। सर हम पहले मिल चुके हैं संग्रामगढ़ में आपसे, अच्छा। और हॉर्टिकल्चर के बारे में तो मैंने तब भी बात की थी आपसे। और अभी मेरा एक सवाल था कि अगर हम माइकोराइजा को किसी एक साइड से जैसे पौधे में डालते हैं, हाँ। तो वो क्या अपने आप चारों तरफ सरवाइव करता है? जैसे पानी के चैनल से डिसॉल्व करके डाल दें, भाई पानी जा रहा है जिस चैनल से। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, करेगा, श्योर ये करेगा। फंगस है। हाँ फंगस तो है, पूरा डेवलप करेगी, जहाँ उसको ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, रूट्स मिलेगी, वो डेवलप होगा निश्चित ठीक है रूप से। सर। और एक मेरा सवाल था कि खारे पानी के साथ जब हम जीवामृत वगैरह डालते हैं, जी। तो क्या जीवाणु को कोई नुकसान रहता है? कितना खारा पानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 8000 ईसी तक समझिए आप, लास्ट हमारा 8000 ईसी। 7000 7000 8000 ईसी रहता है इतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है। तो डिस्टर्ब तो करेगा सर, निश्चित रूप से करेगा डिस्टर्ब। कोई ऐसा ना सर कि नहरी पानी पर्याप्त नहीं होता है, तो बीच बीच में हमें देना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है और प्योर भी देना जो वो पड़ता चुंबक वाला जो टेक्निक है उसको आप थोड़ा सा देखिए। है। सर अगर मैंने वो यहाँ काफी लोगों के यहाँ सर्वे किया जिनके यहाँ लगा हुआ है, अभी तक कोई सेटिस्फाइड नहीं है उसके ये लिए। आपका एरिया कौन सा है सर? मैं हिसार हरियाणा से हूँ सर। अच्छा हिसार हरियाणा, हाँ हाँ जी। वहाँ तो प्रॉब्लम यहाँ रहती है। काफी कंपनीज हैं इधर आई हुई है। मैं पिछले 10-12 साल से इसमें जी। दौड़ रहा हूँ। सबसे पहली कोई विपुल ट्रेडिंग कंपनी थी महाराष्ट्र साइड की सहित। हाँ। तो तब से मैं जुड़ा हूँ एरिया में, देख रहा हूँ जिनके यहाँ लगे हुए हैं वो भी किसान कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। नहरी पानी काफी दूर होगा आपके यहाँ से ना? नहीं, नहरी पानी आता है सर। एक लेकिन महीने में पर्याप्त एक हफ्ता मिलता है वीकली। तो वीकली पर्याप्त नहीं वारी हो में पाता हाँ है। पर्याप्त नहीं होता भाई। एक हफ्ता पानी दे और पूरा महीना कैसे निकल जाए फसल का। हम्म। यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ की एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो भी रिकमेंडेशन नहीं करते हैं इस बारे में। इससे तो सबसे अच्छा है कि आपकी जो क्रॉप्स है ना, वो जो इस तरह की जो मतलब जहाँ लवणीय ग्रसित जो फसलें हैं उन्हीं को आप उन्हीं की जो स्पेसीज हैं उनको ज्यादा चुनाव करें। सर वैसे तो ना मैं खरीफ की कोई फसल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ रबी की में गेहूं और सरसों लगाते हैं। और अच्छा बाकी आपके जितना यहाँ ग्रीन मैन्योरिंग हो जाता है, कुछ दलहनी हाँ फसलें जी हाँ होती जी, हैं? दलहनी फसलें हो जाती हैं बारिश के मौसम में। जैसे अभी हम मूंग छींट दिया या गंवार छींट दिया, उसको फिर बीच में मिक्स कर देते हैं, हाँ तो या कुछ आप एक फसल तो ले पाते हैं। ये आप जरूर ऐड करें उसमें कि आप अपनी साल में एक बार दो बार जितना भी हो सकता है ग्वार और मटर ये जो भी ले सकते हैं आप, चना हाँ जी उड़द मूंग, ये आप जरूर जो है लें उसमें साल में एक से दो बार। तो उससे कुछ हद तक काफी जो है लाभ मिलेगा। दूसरा जो सूडोमोनास है, हाँ जी सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो जीवाणु है, ये कुछ हद तक काम करता है जो इस तरह की जमीनें हैं, तो उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ट्रीट करें और सॉइल भी ट्रीट करके देखें। अच्छी कंपनी का ले लीजिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आईपीएल भी मिल जाएगा, अमेज का भी मिल जाएगा स्टेन्स का और मिल भी। जाता है। हाँ टी स्टेंस का भी ठीक है। मैंने अभी इस इंदौर बार बायोटेक का मिलता है, वो मत लेना आप, इंदौर बायोटेक का इतना अच्छा नहीं स्टेन्स है। का मैंने इस बार यूज किया है, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये। हाँ तो वो आप इस्तेमाल करिए उसका। जो वहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ फार्मर्स के साथ में, तो उनका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है। वो उस जो ईसी बढ़ा हुआ है उसके साथ लड़ने में सक्षम है, ट्राइकोडर्मा भी सूडोमोनास भी। मेरे पास कुछ ना आप रेगुलर। सिट्रस का फार्म है सर। अच्छा तो किन्नो। उसमें थोड़ी सी हाँ जी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मैं पूछ रहा था अभी माइकोराइजा और आपके उसमें ट्राइकोडर्मा। सिट्रस में तो जो है आपका जो फाइटोप्थोरा है वो ज्यादा अटैक करता होगा, गमोसिस की समस्या रहती हाँ जी होगी, हाँ जी हाँ जी कुछ पौधे डैमेज भी होते होंगे। हाँ तो जी, वो तो उसमें हर उसमें साल आप दो चार जाते ही रहते हाँ हैं। आपके यहाँ जो है उधर वेस्ट डिकम्पोजर अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा सा जो हाँ जी पूछा वाला है उसको भी आप एक बार अप्लाई करके देखिए। और ट्राइकोसूडो तो आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, वो जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है ना? चैट ट्राइको और बॉक्स शूडो को साथ में मिक्स करके भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जी इसको ऐसे बिल्कुल। करिए, अगर मान लो सॉइल एप्लीकेशन करना है तो आप दोनों को अलग तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 किलो में 1 किलो या 2 किलो अलग तैयार कर लिया, फिर दूसरा वाला अलग तैयार कर लिया, फिर दोनों को मिला के इस्तेमाल कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
मिला के साथ में आप उसको मतलब तैयार ना करें, अलग अलग तैयार करके फिर एक साथ मिला के यूज कर सकते हैं, गोबर खाद में या मिट्टी में किसी भी तरीके से। आपके लिए एक सुझाव है, इफ्को का एक नया प्रोडक्ट है जो पिछले महीने लॉन्च हुआ है, त्रिगुण 3-in-1 नाम से, जिसमें पैसिलोमाइसिस लिलिसिनस नेमाटोड के लिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है फंगस के लिए, और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ये है बैक्टीरिया के लिए। तीनों मिला हुआ है जो ड्रेंचिंग फॉर्म में आप जड़ों में दे सकते हैं। हाँ, और ये भी कर एक सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात एक और प्रोडक्ट है ऑलराउंडर जो भी इसी टाइम ही लॉन्च हुआ है, अभी 2 हफ्ते पहले। तो ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का स्प्रे फॉर्म में करने के लिए है, तो ये आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, ऑनलाइन भी इफ्को भेजती है। नहीं, और हमारे फ्री डिलीवरी। स्टोर है इफ्को का। हाँ, तो आप वहां से ले लें सर। चैट बॉक्स में एक सवाल है, क्या बायोचार के संबंध में कोई जानकारी दीजिए सर, सुभाष जी। बायोचार, तो सुभाष जी दीजिए। जी है डॉक्टर साहब सुभाष? नहीं डॉक्टर साहब नहीं है। एक सवाल है, हरी मिर्च और लहसुन से कीटनाशक कैसे बनते हैं, इस बारे में कोई सवाल? बता दिया वो, हरी मिर्च लहसुन से। अगर है उसमें 1 किलो हरी मिर्च और 1 किलो लहसुन ले लीजिए और गौमूत्र साथ में मिला लीजिए, कूट करके उसको अच्छे तरीके से, और अगले दिन उसको छान करके उसका स्प्रे कीजिए। तो ताजे फॉर्म में है वो, जितनी तीखी मिर्च होगी, और लहसुन सबसे जो बेकार वाला है वो आप ले सकते हैं। जगत जी हैंड रेस किए हुए हैं, आखिरी सवाल ले रहे हैं हम लोग शायद हैंड रेस का। जगत जी प्लीज पूछिए। सर हेलो। हाँ पूछिए जगत जी, अपना परिचय देते हुए बता दीजिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जगत सिंह भाटी है, मैं जोधपुर से निवेदन कर रहा हूँ। जी 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 सर, स्वागत है सर। पहली बार जैविक कर रहे हैं और हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर, हमारे कॉलीफ्लावर्स में खासकर। तो एक जी, तो क्या प्रॉब्लम है? फूल बड़े नहीं हो रहे ज्यादा, और येलोइंग हो रहा है उनमें। तो हमारे को जो मार्केट में जो प्रोड्यूस आता है, रेगुलर जो पेस्टिसाइड अपने रेगुलर केमिकल्स यूज करते हैं, उनसे कंपेयर जब करते हैं तो हमको उसका कोई भाव नहीं मिल पा रहा है, मतलब रेगुलर प्राइस भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब साइज भी छोटा रह जाता है और येलोइंग भी होता है वो? हाँ सर। अच्छा, डोज में क्या क्या दिया है आपने? डोज में तो सर हम ये गोबर का खाद ही सिर्फ दिया है सर, और तो कुछ नहीं। अच्छा, खाली गोबर का खाद, मतलब ऑर्गेनिक कर रहे हैं? हाँ जी सर। सॉइल कैसी है आपकी, मतलब रेतीली टाइप है या मीडियम है? सैंडी लोम टाइप है सर। अच्छा, सैंडी लोम टाइप है, तो इसमें ऑर्गेनिक करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि अगर ज्यादा हल्की सॉइल है तो उसमें फिर लीचिंग कर जाता है जो भी आप न्यूट्रिएंट्स डालेंगे। और दूसरा ऑर्गेनिक ये येलोइस इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसके अंदर। तो आप जीवामृत डालिए, थोड़ा सा स्प्रे कीजिए, जैसे सागरिका है उसका स्प्रे कीजिए, और कुछ कंपोस्ट आप कहीं से ले लीजिए, या तो आप वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, या जो सफल कंपोस्ट या इस तरह का जो अच्छी सड़ी हुई खाद है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और इसमें एक्चुअली थोड़ा सा जो नेचुरल फॉर्म में जो बोरेक्स होता है वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें बोरोन की वजह से ब्राउनिंग की एक समस्या आती है, और जो मोलिब्डेनम की भी कमी होती है। तो मोलिब्डेनम तो आपको जितनी मात्रा में चाहिए वो अगर कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना मिल जाएगा वहां से। और बाकी आप जो है कंपोस्ट और ये जीवामृत वगैरह ये सब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसको सॉइल को थोड़ा सा एनरिच करना जरूरी है, इसीलिए वो प्रॉब्लम आपको आ रही है। साइज भी नहीं बन पा रहा है न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और जो येलोइस है वो भी इसलिए वजह से हो रहा है। समय सीमा सर। हाँ जी पूछिए। समय सीमा बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। एक अंतिम सवाल आज के लिए अलीगढ़ से ये विकास पालीवाल जी का सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैविक विधियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है? कुछ देशी जुगाड़ ऐसी कुछ हो तो उस पर भी सुझाव दें सर। जैविक खेती में जो खरपतवार नियंत्रण है अभी इसका कोई हुआ नहीं है, लेकिन ये देखने में आया है कि यदि ट्राइकोडर्मा का आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और वेस्ट डिकम्पोजर का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑर्गेनिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे काफी हद तक जो है कंट्रोल होता है अपने आप ही। मैंने देखा है कि धान की नर्सरी में हरियाणा में खुद किसान ने मुझे बताया कि वो पिछले 3 साल से ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास रेगुलर इस्तेमाल कर रहा था, खासतौर से ट्राइकोडर्मा। तो तीसरी वर्ष में जब उसने नर्सरी की तो उसमें खरपतवार बहुत नाम मात्र को थे, क्योंकि ये सीड को जो सीड
हैं उनको चेक करता है, और जो उनकी जर्मिनेशन, चूंकि ऑफ सीजन में वो सीड जमीन में ही रहते हैं, तो उनकी जो डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं वो जब ट्राइकोडर्मा उन पे उनको कंट्रोल करने में मदद करता है, उनकी जो जर्मिनेशन पावर है वो खत्म करता है। दूसरा, जैसे गेहूं है और आलू है और धान है, इनके लिए एक किसान का ही एक मेरे पास एक नुस्खा है जिसको आप लिख भी सकते हैं। 1 किलो नीला तोता और 2 किलो फिटकरी और 1 किलो सुहागा, इन तीनों को जो है कूट लीजिए अच्छी तरीके से, और 1 एकड़ खेत की तैयारी करते समय या रोपाई या बुआई करते समय आप इसको पहले ही डाल दीजिए, तो इससे काफी हद तक जो है खरपतवार कंट्रोल हो जाता है। तो ये आप लेकर के आप पहले ही यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिव सर आपका, और उपस्थित हमारे बीच समस्त किसानों का, वैज्ञानिक गणों का। हम लोग अपने अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। एक सवाल और आया है किसी का, सर भाटा में तना छेदक के लिए क्या डालें? जी जी प्लीज प्लीज आप लेना चाहें। भाटा ये कोई फसल है क्या? ये वो तो नहीं क्या? भाटा होगा सर, बैगन को कहते हैं। अच्छा, बैंगन को ऑर्गेनालिस के लिए ये कह रहे हैं। अच्छा। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि जो फेरोमोन ट्रैप आता है, उस ल्योर्स जो आते हैं, इसका ल्योर्स बहुत कामगार है, वो अच्छा काम करता है। और इसके साथ में जो बवेरिया या मेटा है, इसका आप 5वें-7वें दिन जो है रेगुलर इस्तेमाल करें, तो इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है कीट की जो है, वो एग्स भी रहते हैं उसमें, कैटरपिलर भी रहता है, और जो छोटा है वो भी रहता है, प्यूपा तो जमीन में चला जाता है, मेल फीमेल भी रहता है, तो वो काफी हद तक उससे कंट्रोल करता है। दूसरा, लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। लाइट ट्रैप में तितलियां जो हैं वो उसकी उसमें पानी में गिर करके वो वहीं मर जाती हैं। और इसके अलावा जो है नीम ऑयल के साथ में आप कोई भी कीटनाशक है, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस क्लोरोसाइपर का कॉम्बिनेशन आता है, उसके साथ नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मार्केट में है, अगर कीटनाशक कर रहे हैं तो अदल बदल के करें, कोई भी एक कीटनाशक रिपीट ना करें, और नीम ऑयल और करंज ऑयल के साथ में इस्तेमाल करें इसका, तो उससे भी काफी हद तक लाभ मिलता है। बाकी जो देसी विधियां हैं, ल्योर्स है, वो ल्योर्स से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसके अलावा जो लाइट ट्रैप है वो आप जरूर इस्तेमाल करें। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बसंत वर्मा जी हैं, आप आवाज सुन पा रहे हैं बसंत जी? बसंत जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ बसंत जी, आज का धन्यवाद ज्ञापन आपकी तरफ से, आप आमंत्रित हैं। थैंक यू सर। बलराम संदेश की ओर से जो आज वेबिनार आयोजित किया सफलतम और ज्ञानवर्धक, जिसमें हमारे जो भी अनुभवी आए हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी और अन्य साथीगण, डॉक्टर प्यासी जी, शुभम जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हम किसानों तक अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां भिजवाई। इसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जय जवान जय किसान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, शिव सर का, और यहाँ उपस्थित गणमान्य सभी वैज्ञानिक गण, किसानों का, सभी का। हम लोग कल लगभग 75 पार्टिसिपेंट्स के साथ आज ये अपना वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। उसके लिए मैं सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद देता हूं। शुभ रात्रि। और अगले वेबिनार की खबर आपको जो जिस भी माध्यम से आपको मिली है उस माध्यम से मिलेगी। कृपया जुड़े रहिए और हमें सुझाव जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर डॉक्टर साहब, आज के वेबिनार में जैसा मैंने काउंट किया और किसानों की जो है परिचय प्राप्त किया, उस अनुसार लगभग 8-9 राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला। मैं उन सभी किसानों को जिन्होंने जिज्ञासा बात, वो हम लोगों से परिचित नहीं है, लेकिन क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से वो इस वेबिनार से जुड़े, अपना सहयोग प्रदान किया। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं बलराम संदेश टीम बलराम की ओर से, और आने वाले वेबिनार में भी आप सभी का स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप सब लोगों की सहभागिता सुनिश्चित रहेगी। इस तरीके से हम किसानों को जो है उन्नत तकनीकी जानकारियों को
उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभा सकेंगे। जय बलराम, धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।